हम्म। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के डिस्कशन सेशन में। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट एक डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत खास पर्सनैलिटी हमारे साथ हैं, आप सामने देख रहे हैं। आजाद सर आज हमारे साथ हैं इस खास डिस्कशन में। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद और नमस्कार आपको हमें समय देने के लिए और आ, हमारे प्लेटफॉर्म पर आने के लिए। सभी सभी छात्र जितने भी अंकित सर से जुड़े हुए हैं, आप सभी के लिए मेरी तरफ से आप सभी को टू गुड इवनिंग। और सबसे बड़ी बात यह है कि काफी कम मौके होते हैं कि एजुकेटर्स आपस में मिलते हैं या बात करते हैं, और अंकित जी के द्वारा अप्रोच किया गया है, तो इसके लिए आ, अब इनके साथ में हूँ। जो प्रश्न आपके होंगे उनको मैं प्रयास करूंगा कि उनको मैं पूरी तरीके से आपके। जी, और सर इसके लिए धन्यवाद, आप हमसे जुड़े। और टीचर्स का, एजुकेटर्स का आपस में बात करना जरूरी है, मुझे लगता है हमें भी आपस में इंटरेक्ट होना चाहिए। आपकी एनर्जी, हमारी एनर्जी, सब इससे स्टूडेंट्स को भी कुछ जानने को, सीखने को मिलेगा। और आज का जो मेरा एजेंडा है, या बस मैं ये चाहता हूँ कि हम बातचीत करेंगे। ऐसा जी कोई स्पेसिफिक, जैसा आपने एक नॉन पॉलिटिकल इंटरव्यू यूट्यूब पर देखा होगा, दो तीन इंटरव्यू हैं प्रचलित हैं नॉन पॉलिटिकल इंटरव्यू, तो उसी तरीके से जी हम भी जी बातचीत करेंगे। और जब आप जैसे जी पर्सनैलिटी साथ में, तो बातचीत में स्टूडेंट्स को बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो ये आज का हमारा जी एजेंडा है। तो इसी जी क्रम में हम आपके बारे में भी जानने को प्रयास करेंगे, जो स्टूडेंट अब नहीं जान पा रहे हैं। आपने वैसे तो आपको सभी जानते हैं कि यूपीएससी से रिलेटेड, यूपीएससी, यूपीपीएससी एग्जाम से रिलेटेड आप सारी चीज़ें, और आप अपने पढ़ाने के अंदाज के लिए जाने जा रहे हैं। उसके अलावा हम आपके बारे में और जानने की और टटोलने की कोशिश करेंगे। तो सर आप अपने शुरुआती दिनों से स्टार्ट करें इस बातचीत को, जी। कि कहाँ से आपका जो अपना क्षेत्र, अपने शुरुआती बचपनों के दिनों से वहाँ हमें ले चलेंगे और हमें, हमारे दर्शकों को। देखिए, जो सबका बचपन होता है, जैसे हम सबका बचपन है वैसे ही बचपन मेरा भी था। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत स्पेशल है। एक मध्यम वर्गीय परिवार, या फिर कहूँ कि निम्न वर्गीय परिवार से मैं बिलोंग करता था। और अभी भी वही है, ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। आपको अपने जमीन से जुड़ा रहना चाहिए। तो आज भी जो कुछ भी है, लेकिन जो शुरुआत हमारे माता पिता के द्वारा जो प्रारंभ हुआ था, वो आज भी जहन में है। और वो चीजें ऐसा नहीं होती कि कभी आपसे हटती हैं। और मुझे लगता है कि आप कभी भी किसी भी मुकाम पे जाएं, उस धरातल से जरूर जुड़े रहें, है ना। जी। तो प्रारंभ हम बच्चे जैसे होते हैं वैसे ही प्रारंभ हुआ था। मुझे एक बहुत स्पेशल मोमेंट है, जो क्लास फिफ्थ के बाद जो मेरी लाइफ चेंज हुई। एक स्कूल है, आपको शायद यूपी का बहुत जाना माना स्कूल है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सनातन धर्म विद्यालय। जी। तो उसके पहले तक तो एक तरीके से गांव पे जैसी स्कूलिंग होती है, गांव के जैसे स्कूल होते हैं, है ना। हम्म। नॉर्मल स्कूल में हम लोग पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं था कि कोई बहुत कॉन्वेंट स्कूल या फिर ऐसा कुछ स्कूलिंग हुई हो। लेकिन हम्म। फिफ्थ के बाद फिर ऑलरेडी मैं, मेरी स्कूलिंग जो हुई है, प्रारंभिक शिक्षा हुई है कानपुर से। और जी। दीनदयाल उपाध्याय विद्यालय में पहुंचने के बाद पूरी तरीके से कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा चेंज आया, मतलब लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। और वहीं से एक तरीके का एक थॉट प्रोसेस लेकर के डेवलप हुआ। जिस तरीके से हमारे वहाँ पे मुझे लगता नहीं है कि भारत में बहुत कम ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर राष्ट्र को लेकर के, नेशन को लेकर के बहुत फाउंडेशन लेवल पे आपके साथ काम किया जाता है। हम्म। हमेशा एक ये सेंटेंस होता है हमारे गार्जियन का होता है या मेंटोर का होता है कि अभी चलो पढ़िए, अब आप सिक्स में है, सेवंथ में है। लेकिन मुझे याद है, जिस विद्यालय में हम लोग थे, आज भी हमारा जो ग्रुप है, सभी लोग, आधे से ज्यादा लोग आईआईटीएन है या फिर विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं। तो हम्म। क्लास सिक्स के बाद एक ऐसा चेंज आया, उसके बाद फिर जिस तरीके से हम लोग मिलते चले गए लोगों से, तो कहीं ना कहीं पे वहीं से एक थॉट बिल्डअप होना चालू होता है। और उसी के बाद से मैं कह सकता हूँ कि सिक्स के बाद फिर लगातार चेंज होता चला गया। और फिर लाइफ में आज जहाँ पर भी हम बैठे हुए हैं, एक मेरे अंदर मनसा है कि छात्रों के लिए कुछ बेहतर होना चाहिए। तो ये उसी विद्यालय की देन है। मुझे नहीं पता था कि कभी मैं एज अ टीचर सबके सामने आऊंगा या फिर कभी एज अ टीचर सबके साथ रहूंगा। लेकिन ये एक आकस्मिक घटना है, जो कि लगभग पिछले 7 साल पहले घटी थी, कि मैं इस इंडस्ट्री में आ गया, शिक्षक क्षेत्र में आ गया। और अच्छा। अब ज्यादा लंबा समय बचा भी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 साल के आसपास शायद मैं इस क्षेत्र में और कार्य करूँ सक्रिय तरीके से। देखिए, हम्म। किसी भी व्यक्ति का, विद्यार्थी कभी उसका नहीं खत्म होता, है ना। हमारे अंदर का जो एक बिल्कुल। लर्नर, जो लर्न करने की प्रवृत्ति है ना, वो आपको हमेशा जिंदा रखती है, बिल्कुल। सीखने की प्रवृत्ति। तो कभी भी किसी का
विद्यार्थी खत्म नहीं होता और ना कभी किसी के अंदर का टीचर भी खत्म होता, क्योंकि हम भी कुछ ना कुछ किसी ना किसी को सिखाते हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं पे आज जहां पर भी हैं, आप भी जहां पर हैं या फिर मैं जहां पर हूँ, हमारा प्रयास यही है कि जितना बेहतर हो सके हम छात्रों को कुछ दे सके अपने माध्यम से। जो भी हमारे माध्यम से मैक्सिमम पोटेंशियल या मैक्सिमम जितना कुछ भी छात्रों को देखे गए, तो 1-2 साल की जर्नी और बची है शिक्षा के क्षेत्र में, जिसमें मैं चाहता हूँ कि जो अंतिम कैटेगरी में खड़ा हुआ छात्र है ना, उसके लिए कुछ बिल्कुल किया जाए, उसके लिए कुछ बेहतर किया जाए। तो उस दिशा में लगातार प्रयासरत हूँ कि कुछ कार्य किया जाए। बिल्कुल। तो सर आपने जैसे बताया कि मतलब 5वीं क्लास तक तो एकदम सामान्य छात्र थे, 5वीं क्लास के बाद ही थोड़ा बहुत चेंज हुआ। तो मतलब देखिए एक ऐसा सामान्य छात्र भी है जो खुद की लगन, मेहनत, इन सब चीजों को अगर ध्यान में रखो। एक तो होता है सर, देखिए एक जनजाति बहुत ही बुद्धिशील है, और एक होता है अपना हार्डवर्क, मेहनत। तो अगर हम मेहनत करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, तो हम भी जरूर से सक्सेस पा सकते हैं। बिल्कुल स्कूली बिल्कुल। शिक्षा के बारे में आपने बताया, तो स्कूली शिक्षा को बताते हुए सर अपने थोड़ा परिवार के बारे में बताइए। कैसा आपका साथ था, परिवार कैसा था समय पर, उस समय पर आप क्या क्या चीजें थी, इसके बारे में बताइए आपने। परिवार देखिए, मेरे फादर जो थे, जी। पेशे से देखा जाए तो एक डॉक्टर ही हैं। और बहुत ही मतलब, मैं बस ये कहूँ कि उन्होंने हमारी लाइफ में एक उनका बहुत बड़ा रोल है मेरी लाइफ में, मेरे फादर का। क्योंकि जिस बैकग्राउंड से वो खुद बिलोंग करते थे और जिस बैकग्राउंड से उनका खुद की परवरिश हुई थी, तो उन्होंने पूरा प्रयास किया हमें कि किसी तरीके से मेरे बच्चे एजुकेटेड हो जाएं, पढ़ लिख जाएं। और हर माता पिता का एक बहुत बड़ा जो है सपना होता है कि उनके बच्चे पढ़ें। तो माता पिता में से कहें तो एक अच्छा इन्वायरमेंट घर पे मिला इस चीज का, कि पिता ऑलरेडी जो है उनकी हमेशा ही मन था कि बच्चे कुछ बेहतर करें, बड़ा करें। और घर पे फाइनेंशियल कंडीशन मुझे नहीं लगता कि बहुत बेहतर रही है। हमारे घर पे ये कंडीशन भी हमने देखी है एक समय की, एक टाइम के लिए खाने तक की स्थिति नहीं हुआ करती, ये कंडीशन भी थी। लेकिन पिता का पहली प्राथमिकता ये थी कि कैसे न कैसे करके एजुकेशन नहीं रुकनी चाहिए, और हर पिता यही चाहता है। तो कहीं ना कहीं पे शुरुआती दौर जो रहा, वित्तीय समस्याएं तो हर घर में बनी रहती हैं कुछ ना कुछ, है ना। वित्तीय बिल्कुल समस्याएं किसी भी खत्म नहीं होती हैं। तो बिल्कुल सर। वित्तीय समस्याओं से तो थोड़ा बहुत जूझना पड़ा, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं था कि उन्होंने कोई कमी होने दी। जितनी भी जरूरतें रही उन्होंने हमेशा पूरा किया। बिल्कुल। तो पिता हमेशा एक प्रेरणा स्रोत के तौर पे मेरे पहले भी थे और आज भी हैं वो। आज भी वो वही मोटिवेशन, वही उनके अंदर पोटेंशियल। मैं कह रहा हूँ आज 67 एज होगी उनकी, और आज भी इतने एक्टिव हैं कि कभी कभी लगता है कि मैं शायद कम काम करता हूँ उनसे, है ना। आज भी इतना ज्यादा व्यस्त रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। एक होता है ना कि एनर्जी जो होती है, जब कभी मैं बहुत ज्यादा बिल्कुल। डिमोटिवेट होता हूँ तो उनके पास बैठता हूँ, और बैठने के बाद वो बहुत सारी चीजें होती हैं। कई बार मुझसे खुद कहते हैं कि थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालना, जो होता है ना, कई बार जद्दोजहद में लग जाते हैं। तो एक उनका प्रभाव बहुत रहा, बहुत इम्पैक्ट रहा जीवन में, और काफी लंबा संघर्ष रहा। फिर मेरे एक बड़े बड़े ब्रदर हैं, वो इंडियन आर्मी में है। ओके। तो प्रारंभिक दौर पे ही कह सकते हैं मैं घर पे सबसे छोटा हूँ। हम 3 भाई हैं, 3 भाई में सबसे छोटा हूँ घर पे। ओके। तो होता क्या है कि जो सबसे छोटा होता है तो स्ट्रगल में कह सकते हैं कि वो थोड़ा पीछे रहता है ना। स्ट्रगल सबसे बड़े को जितनी करनी पड़ती है। लेकिन मेरे साथ दिक्कत ये थी कि थोड़ा सा इमोशनल एक घर से होता है कि इमोशनली जुड़ाव घर की प्रॉब्लम के साथ। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बाई नेचर ऐसा होता है कि वो घर की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, उनसे भी जुड़ जाते हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत से ही रहा कि घर में भी कोई प्रॉब्लम आती थी, कैसी भी दिक्कत आती थी, तो थोड़ा सा मैं उस चीज को इग्नोर नहीं करता था, सीरियसली लेता था, गंभीरता पूर्वक। एक होता है कि हाँ, चीजों से जुड़ना। अच्छा। तो कभी भी चीजों को लेकर इग्नोरेंस वाली प्रवृत्ति नहीं रही। जो भी प्रॉब्लम होती थी उसको ये समझना था कि मिलके हमें सही करना है। और हमारे घर की एक सबसे अच्छी मुझे खूबी ये लगती है कि कुछ परिवार ऐसे होते हैं कि जब कभी विपत्ति आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो टूट जाते हैं, है ना, एक बिल्कुल दूसरे पे बिल्कुल। ब्लेम करने लग जाते हैं। और मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगती है, मेरी मदर जो है, हमेशा जब कभी घर में बहुत ज्यादा ऐसी विपरीत परिस्थिति आई, कोई किसी तरीके की समस्या आई, तो हम लोग कलेक्टिव हो जाते थे और कलेक्टिव होकर के प्रॉब्लम का सोल्यूशन करते थे। और मुझे लगता है ये बहुत अच्छी चीज होती है। बिल्कुल। आजकल परिवारों में इतना ज्यादा तनाव होता है, छोटी छोटी चीजों को लेकर के हम एक दूसरे पर ब्लेम करते रहते हैं। यदि ये मेंटालिटी हम डेवलप कर लें कि यदि घरों में दिक्कत आती है, क्योंकि एक समय ऐसा आता है कि कहीं ना कहीं पे किसी न किसी से परिवार में कोई ना कोई गलती होती है, कोई ना कोई चूक होती है। तो वहां पे यदि ब्लेम गेम करके, मान लीजिए किसी का हेल्थ इशू ही हो गया, कभी ना कभी ऐसा होता है कि कोई हेल्थ डिजास्टर आ गया आपके घर पे,
और उस कंडीशन में भी लोग ये होता है कि कुछ दिन तो आपके साथ रहेंगे लेकिन फिर उसके बाद पीछे हटने लग जाते हैं। या फिर कोई घर में बड़ी एजुकेशन हुई, मान लो एजुकेशन में भी आज के टाइम पे बहुत पैसा लगता है और बिल्कुल। उस कंडीशन में भी पीछे हटने लग जाते हैं, है ना। तो यदि ये प्रवृत्ति आ जाए समाज में कि जब कभी कोई दिक्कत आती है, समस्या आती है, हम कलेक्टिव हो जाए, एकजुट हो जाए, प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढे, तो कोई ऐसा नहीं होता। और हमेशा घर पे होता रहा, सबके घरों में होता है कि कोई प्रॉब्लम आई, फिर हम एक साथ हो जाते हैं, फिर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते हैं, फिर एक साथ हो जाते हैं और धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन करते जाते हैं। तो बिल्कुल। आज तक सबसे अच्छी चीज मुझे अपने परिवार में जो लगती है कि कभी भी ऐसा नहीं रहा कि एक तनावपूर्ण माहौल रहा हो, है ना। घर पे किसी भी तरीके की आर्थिक तंगी है तो उसको भी हमने हंसते हंसते झेला कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी तरीके का कोई भी तरीके का रूटीन रहा हो तो तनाव युक्त नहीं रहा, उसमें हमने और मोटिवेशन के साथ और चीजों को लेकर के प्लस करते हुए करते चले गए। मेरी हमेशा सोच ये थी कि कुछ बड़ा करना है। जब ये सोच होती है, पता नहीं होता कि क्या हम करेंगे क्या नहीं करेंगे, किसी को नहीं पता होता, बस ये होता है कुछ बड़ा करना है। और मुझे नहीं पता बड़ा क्या है, अभी भी नहीं पता है कि कुछ बड़ा क्या है। अब तो दिमाग में हो गया है कि नेशन वाइड यदि कुछ कर सके, ऐसा हो सके कि मेरे माध्यम से या हमारे माध्यम से, देखो राष्ट्र के लिए करने के लिए बहुत सारे लोग हैं आज के टाइम पे, हर क्षेत्र में लोग हैं, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं। कोविड टाइम पे आप डॉक्टर्स को देखिए किस तरीके से उन्होंने आकर के हम सबकी जान बचाई, तो करने के लिए बहुत माध्यम है। मैं कह रहा हूँ डॉक्टर छोड़िए, जो लोग सफाई कर्मचारी हैं उनका भी बराबर का ही योगदान है, वो भी फ्रंटलाइन वॉरियर की तरह लगे रहे। तो आप किसी भी क्षेत्र में कुछ भी कर सकते हैं यदि आपके अंदर करने का जज्बा, बस ये होना चाहिए कि मुझे कुछ बड़ा करना है ना। बिल्कुल सर। जीवन में देखिए दो दो तरीके की आपके जीवन में चैलेंजेस आते हैं। पहला चैलेंज आपके लाइफ में ये होता है कि जब आप किसी परिवार में जन्म लेते हैं, किसी पृष्ठभूमि में जन्म लेते हैं, किसी समाज में जन्म लेते हैं ना, तो आपके पास एक चांस ये होता है कि हो सकता है कि उस समाज में कुछ त्रुटियां हो, हर जगह पे कुछ ना कुछ होती है ना। बिल्कुल जैसे सर। कि कुछ बच्चों को हम, क्योंकि कोई ऐसा नहीं कि हम असाधारण बच्चे हैं, कोई असाधारण बच्चा कोई नहीं होता है, सामाजिक परिवेश ही आपको असाधारण बनाता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस समाज में मैं हुआ था उस समाज में ऐसा नहीं था कि कोई बहुत हाई प्रोफाइल लाइफ थी या फिर बहुत एजुकेटेड लोग थे, ऐसा कुछ नहीं था। बिल्कुल साधारण परिवार, साधारण लोग, किसी की सोच भी नहीं थी। ये था कि बस जो है किसी तरीके से बस ये बच्चे पढ़ जाएं, कुछ कर लें, कुछ नहीं कर लें, किसी की बड़ी सोच नहीं थी। सोच आपकी खुद की होती है। जब आपकी बिल्कुल सोच होती है तो वो वर्क करती है, वो फिर आपका ब्रेन उसी डायमेंशन से करने चला काम करना शुरू कर देता है। कोई बिल्कुल। आगे पीछे आपको गाइड करने वाला भी नहीं होगा तो भी आप रास्ते निकालने चालू कर देते हैं। तो बस जीवन में यही एक सबसे बड़ा आयाम होता है। और परिवार में यदि एक ऐसा माहौल मिल जाए कि वहां पे तनाव नहीं है, सब कुछ कुछ भी ना हो, मैं कहता हूँ आज आपके घर पे हजारों करोड़ रुपए पड़े हों, लेकिन यदि तनाव युक्त वातावरण हुआ तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और करेंगे भी ना तो दिमागी तौर पे आपको ये लगेगा कि कुछ कमी है ना। जी और घर बिल्कुल। पे यदि एक शांतिपूर्ण माहौल रहा तो निश्चित तौर पे वो कहीं ना कहीं पे आपको मोटिवेट ही करता है, आपको प्रमोट करता है चीजों को लेकर के। बिल्कुल। तो जी। ये एक सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट रहा जीवन में, और इस चीज का ही मुझे लगता है कि अभी भी जैसे अभी भी बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, तो अभी बहुत कुछ पड़ा है, इतने सारे दिमाग में आइडियाज हैं कंट्री के लिए, ये बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये लगता है कि हाँ सब कुछ हो जाएगा, अभी बहुत लंबी, अभी तो शुरुआत ही, आरंभ ही हुआ है। हाँ। बिल्कुल। बहुत बढ़िया सर, बहुत 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 अच्छी बात है आपने बताई। इस परिवार में सबके ही परेशानियां आती हैं, ये तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन इस समय पर उस मुश्किल परिस्थिति में जो साथ दे वही सक्सेसफुल होगा, क्योंकि एक इंसान, चाहे वो कोई भी, अगर हम सक्सेसफुल इंसान देख लीजिए, आज आप हमारे सामने बैठे हैं, किसी को भी अगर हम देख लें दुनिया में, अकेला कोई सक्सेसफुल नहीं होता है। सक्सेसफुल बिल्कुल होने के बिल्कुल। लिए एकजुट होना बहुत जरूरी है, परिवार का साथ होना बहुत जरूरी है, तो तभी हम जाके। जी और दूसरी चीज जो आपने बताई वो विजन, विदाउट जी विजन हमारा सक्सेसफुल होना तो छोड़िए, हम एक स्टेप आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। विजन होना हमारे जी दिमाग में जी बहुत जरूरी है। अगर विजन नहीं है तो बिल्कुल। फिर हम उस दिशा में सोचेंगे नहीं तो फिर वो हमारा जो प्रक्रिया है सोचने की, वो एक्ट में नहीं बदलेगी और फाइनली हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। हम किस्मत को रोते रहेंगे, बिल्कुल हमारी तो किस्मत खराब है, सामने वाले की किस्मत अच्छी है, वो तो पैदा ही जी बहुत जी जी अच्छा हुआ था, ऐसे ऐसी बातें। लेकिन सामान्य इंसान भी अपनी मेहनत से, अपने हार्डवर्क से सर बहुत अच्छा कुछ कर सकता है, अगर उसके अंदर करने का कुछ जज्बा है तो। बिल्कुल। जी। इससे आगे सर हम बढ़ते हैं अपने आपके कॉलेज लाइफ के बारे में बताइए, आपका कॉलेज लाइफ कैसा बीता। आप बचपन, मुझे ऐसा लग रहा है कि बचपन से आपने बस एक अपना विजन बना लिया था, या फिर आप बचपन में खेला कूदा भी करते थे या नहीं? नहीं नहीं, बहुत स्पोर्ट लाइफ में मैं बहुत एक्टिव था। अच्छा। और अभी भी मेरे पास बहुत सारे सर्टिफिकेट हैं जिसमें
मल्टीपल ऐसा लगभग मुझे लगता है जहाँ पे हम थे जिस माहौल पे, क्रिकेट को छोड़ करके मैंने सारे स्पोर्ट खेले होंगे। अच्छा। क्रिकेट और स्विमिंग दो दो स्पोर्ट ऐसे होंगे जिसपे मैं एक्टिव नहीं रहा, लेकिन एथलेटिक्स में बहुत ज्यादा एक्टिव था। अभी जॉवलिन थ्रो में आपका जो है वो आया है, गोल्ड मेडल आया है इंडिया का, ये जी। मुझे, हाँ, हम लोग जिस परिवेश में थे हमने ये भी किया। एक आपका चक्का फेंक होता है ना, बिल्कुल उसे वो, तो बहुत हम लोग का स्कूल में ये होता था कि हर 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती होती है ना। तो एक वार्षिकोत्सव में बहुत बड़ा प्रोग्राम होता था, और इस पूरे प्रोग्राम पे स्पोर्ट एक्टिविटी काफी रही। स्पोर्ट एक्टिविटी थी, इसके बाद जो आपका, जैसे मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता था कि कहीं पर भी डिबेट कंपटीशन हो रहा हो, या किसी तरीके से कोई भी इंटरेक्टिव सेशन, ग्रुप डिस्कशन, कोई क्विज हो रहा हो, ऐसे इवेंट्स जो भी होते थे, कल्चरल प्रोग्राम होते थे, है ना। देखो, हमारे जीवन का पढ़ाई एक हिस्सा है बस, बिल्कुल। समझ रहे हैं ना। यदि हम बस ये इसको इसको सब कुछ नहीं लेके नहीं चल सकते कि पढ़ाई ही सब कुछ है, ये हमारे जीवन का एक हिस्सा है। और अभी भी मैं बताऊं, मैं यहाँ पे रोटरी क्लब मैंने ज्वाइन कर रखा है, रोटरी क्लब है, तो जब कभी भी टाइम मिलता है मैं बैडमिंटन बहुत खेलता हूँ। मतलब खाली टाइम मिला तो बैडमिंटन का, मतलब ये समझ लीजिए कि वो टाइम को मैं 1 घंटे भी कैसे करके चोरी किया, तो फिर बैडमिंटन खेलना ही खेलना है। थोड़ा सा एक अपना भी एक मेंटल लेवल यदि आपको स्वस्थ रखना है, तो आपको जीवन में हर डायमेंशन पे थोड़ा थोड़ा सब कुछ करना पड़ेगा, बिल्कुल। चाहे वो स्पोर्ट एक्टिविटीज हो, क्योंकि आप यदि वो नहीं करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ लैक रहेगा, और वो फिर आपको कहीं ना कहीं पे उसमें भी प्रभावित करेगा जो आप काम कर रहे हैं। तो आपको हाई डायमेंशन पे काम करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप ज्यादा बेहतर कर पाएंगे चीजों को। मतलब सन्यासी बनने की जरूरत नहीं है, हर चीज में हमें अगर सक्सेसफुल होना है, सन्यासी बनने की ऐसा कोई जरूरत नहीं कि जी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सन्यासी देखिए, कहीं ना कहीं पे मैं एक चीज बताता हूँ, बहुत सारे बच्चों के अंदर एक मेंटालिटी ये रहती है कि उन्हें कोई एक फोकस्ड वर्क दे दिया जाए और उस फोकस्ड वर्क को पूरा कर डाले, लेकिन बाकी की चीजों को कई बार दरकिनार कर देते हैं, बाकी चीजों को रख देते हैं कि भाई मुझे 2 साल प्रॉपर यही करना है। लेकिन वो 2 साल में यदि आपको लगता है कि आप 10 घंटे डेली पढ़ना चाहते हैं, 10 घंटे छोड़िए, मैं कहता हूँ 6 घंटे डेली पढ़ना चाहते हैं ना, तो आपको एक इन्वायरमेंट चाहिए होगा पढ़ाई का। इन्वायरमेंट में कई चीजें आती हैं। एक फिजिकल इन्वायरमेंट होता है आपका, आपके बॉडी का इन्वायरमेंट, आपका बॉडी क्लॉक आपको सेट करना है, फिजिकल इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। मैं कहता हूँ आप 10 घंटे 12 घंटे पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं ना, तो मुझे लगता है महीने में 2 या 3 बार पढ़ सकते हैं, 10 से 12 घंटे लगातार। यदि कंटिन्यूअस आपको पढ़ना ना, तो साथ साथ आपको कोई ना कोई स्पोर्ट एक्टिविटी रखनी ही पड़ेगी, चाहे नॉर्मली आप रनिंग ही करिए। मैं आपको बताता हूँ, मेरा सोने का टाइम फिक्स नहीं है, लेकिन मेरा जगने का टाइम फिक्स है। मैं कभी, मतलब सोने का टाइम, क्योंकि वो मेरे जगने का टाइम मैंने इतना फिक्स कर रखा है कि सुबह 5:30 बजे, मेरा बिल्कुल आज से नहीं है, लगभग क्लास 6 से चला रहा है पूरा सिनेरियो। 6 में ये हैबिट डलवाई गई थी हमें कि आपको सुबह मॉर्निंग उठना है और ग्राउंड पे रहना है। आज भी वो हैबिट है कि चाहे मैं सुबह 4:30 बजे सोऊं, मान लीजिए कई बार होता है कि कई बार बहुत सारी चीजें होती हैं, मल्टीपल वर्क होते हैं। मैं मास्टर वीडियो बनाता हूँ, कई बार आप देखते हैं ना कि वो 48 घंटे का वर्क होता है, 12 13 14 घंटे की लगातार क्लास लेता हूँ। तो कई बार होता है कि बच्चों के एग्जाम हो गए, तो उस दौरान उनके साथ रहना, ऑनलाइन बैच में रहना, खुद के लिए भी कई बार काम करते हैं। लेकिन यदि 4:30 भी बज गए ना, तो जगने का टाइम 5:30 ही है। उसका बेनिफिट ये होता है कि नेक्स्ट डे बॉडी रूटीन में आ जाती है, मतलब मैं जल्दी सो जाऊंगा। हो सकता है फिर यदि आज मैं पूरी रात नहीं सो गया, जैसे कल की मैं रात बताता हूँ, कल मैं सोया ही नहीं, सुबह 6:30 बजे तक मैंने मॉर्निंग में काम किया, इसके बाद मैं ऑफिस ज्वाइन कर लिया। अब आज क्या होगा, यहाँ से जाने के बाद मुझे सो जाना है, खाना खाऊंगा, 9-10 बजे तक नींद आ जाएगी आपकी, 10 बजे तक, है ना। तो वो क्या होगा, बॉडी आपकी मैच कर ले जाएगी कहीं ना कहीं पे आपको, तो हाँ वो बैलेंस्ड हो जाएगा। वो फिर क्या होगा कि उसी हिसाब से, और बहुत हेल्दी नींद आएगी, ऐसा नहीं होगा। तो आपको एक चीज फिक्स करनी चाहिए लाइफ में, खाना, ये आपका एक टाइमली होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसको बच्चे इग्नोर कर देते हैं कि भाई डाइट को लेकर के कोई शेड्यूल फिक्स नहीं है, कुछ नहीं है। दूसरा सोना, ये दो चीजों को लेकर इग्नोर ही नहीं करना किसी भी तरीके से। सोना और खाना, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में। तो सोना यदि आप नहीं कंट्रोल कर सकते आज के टाइम पे, यदि आप वर्किंग पर्सन है या किसी भी चीज में बिजी है, तो आप जगना फिक्स कर लीजिए। कुछ भी हो जाए, आपको एक पर्टिकुलर, आप 8 बजे जगिए, लेकिन 8 बजे जगना ही है, जगना है। उसके बाद ये नहीं होना चाहिए कि 8:30 हो गए, 9 हो गए। और एक बार यदि हैबिट क्रिएट हो गई, तो आप बहुत, ऐसा नहीं कि आप डेली 4 बजे 5 बजे तक काम करेंगे, डेली नहीं कर पाएंगे आप यदि 5 बजे जगने वाले पर्सन है, तो ऑलरेडी आप 11 बजे तक सो ही जाएंगे हर हालत में, क्योंकि फिर पूरा दिन आपको मिल जाता है, उसमें आपके सारे जितने काम है वो निपट जाते हैं। बहुत ये रफली होता है कि बहुत बार, कई बार जो है हो जाता है कि भाई रात में लेट नाइट हो गया, नहीं तो अन्यथा नहीं आती, वो सिचुएशन नहीं क्रिएट होती।
तो इसलिए सन्यासी नहीं बनना किसी चीज को लेकर के, चीजों को लेकर के बहुत व्यवहारिक रहना है। आइडियलिस्टिक रहेंगे, यदि आदर्शात्मक स्थिति बनाएंगे तो आदर्शात्मक स्थिति किसी भी चीज की नहीं है। बिल्कुल आपको व्यवहारिक तौर पे क्या आप अप्रोच कर सकते हैं, और कई बार क्या होता है कि अपना अपना भी रूटीन होता है। कई बार होता है कि आपको रात में पढ़ने की आदत होती है, आप रात में पढ़िए, फिर आपको दिन में टाइम निकालना पड़ेगा लेकिन प्रॉपर सोने का। मैं आपको एक बहुत मतलब मजे की बात बताता हूँ। कई बार बच्चों का फोन आता है और वो ये बात बोलते हैं, या कई बार मीटिंग होती है तो बच्चे एक बात कहते हैं कि सर जब मैं पढ़ाई करता हूँ तो मुझे नींद आती है ना। अच्छा तो मैं सिर्फ उनको एक ही रिप्लाई करता हूँ कि जब नींद आती है तब सो जाना चाहिए व्यक्ति को। मान लीजिए अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं और अभी आपको नींद आ रही है तो आप सो जाइए, क्या दिक्कत है उसमें। बिल्कुल आप जब 5 से 6 घंटे की नींद ले लेंगे, इसके बाद जब आप पढ़ना चालू करेंगे तब आपको नींद नहीं आएगी। पॉसिबल ही नहीं है कि आप सो के उठे हो और पढ़ना बैठे हैं तो आपको नींद आ जाए, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ब्रेन बिल्कुल आपका पूरी तरीके से आराम कर चुका है। लेकिन अब बिल्कुल हो क्या रहा है आपके साथ, आप लगातार काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, फिर इसके बाद पढ़ने बैठ रहे हैं, तो फिर बॉडी ऑलरेडी आपकी, है ना। तो कहीं ना कहीं पे आपको चीजों को लेकर के समझना पड़ेगा, और आइडियलिस्टिक ना होकर के प्रॉपर व्यावहारिक आपकी होना बॉडी जैसे आपसे वर्क कर रही है वैसे आपको काम करना चाहिए। जी बिल्कुल व्यावहारिक होके काम करना चाहिए, यथार्थवादी होके काम हाँ, करना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल इसी से बिल्कुल। जुड़ा हुआ सर मैं आपको एक वाक्य बताऊं कि मुझसे भी क्लास में ऐसे स्टूडेंट हाँ, पूछते हैं कि सर पढ़ते हैं, हम्म, कभी कभी कोई मूवी का नाम सुना, कोई गाना का नाम सुना, हम्म, कोई गाना सुन लिया, मन कर रहा है लेकिन जबरदस्ती अपने आप को पढ़ने में बिठाना है। तो मैं कहता हूँ अगर हम्म, मूवी देखने का मन कर रहा है, उस जो मन कर रहा है उसको फटाफट देख के खत्म करो, वरना दिमाग बार बार उधर ही बिल्कुल दौड़ेगा। तो हमें अपने आप को ऐसे बांध के नहीं रखना है, बहुत ही सिस्टमेटिक होकर के काम करेंगे तो हर चीज आसान है। हौच पौच बना के रख देंगे बिल्कुल फिर तो बिल्कुल। सब चीज है ही मुश्किल। अब हम बात कर देखिए रहे थे। जब तक, हाँ, जी 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 जी, जी आप बताइए बताइए। जब तक जीवन में आप अव्यवस्थित रहेंगे ना, देखिए हम्म अव्यवस्थित रहने का सबसे जो प्रारंभ होता है ना आपके ब्रेन से होता है। आपके थॉट्स जो है ना यदि यही क्लियर नहीं होंगे, जैसे हम्म मान लीजिए अभी आप एक छात्र हैं, तो आपको बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए कि आपका काम पढ़ना ही है, समझ रहे हैं ना। बिल्कुल मतलब प्राइमरी आपकी प्रायोरिटी आपको सेट करनी पड़ेगी अपने जीवन में। तो बिल्कुल थॉट्स में पहले आपके अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि कुछ भी फैला हुआ है कि मेरा भाई पढ़ाई में नहीं मन लगने का मुझे मतलब ही नहीं समझ में आता। यदि आपका हम्म काम अभी पढ़ना ही है तो फिर पढ़ाई में नहीं लगना ये थॉट आना ही नहीं चाहिए। इसका हम्म मतलब आप कंफ्यूज हैं, आप चाह रहे हैं कि आप कोई कोई दूसरा काम भी आपके दिमाग में चल रहा है। बहुत सारे हम्म बच्चों के साथ इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो सकती है, नो डाउट, बहुत सारी बिल्कुल इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है। लेकिन बिल्कुल मुझे एक चीज बताइए कि यदि आपका ये प्रीच, हमारे मेरे साथ भी था, बहुत सारी फाइनेंशियल इशू थे। मैं मुखर्जी नगर में जब रहता था, दिल्ली हम्म मुखर्जी नगर में, घर से केवल केवल 5,000 रुपए आते थे। और मैं हम्म आपको सच बताऊं, 2,500 रुपए तो रेंट में चले जाते थे, जबकि मैं बिल्कुल बहुत अच्छी जगह पे नहीं रहता था, है ना। मुखर्जी नगर जैसे में हम्म 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 रुपए नॉर्मल रूम पे खर्चे होते हैं। लेकिन हम्म यदि मैं उस टाइम पे ये सोचूं कि नहीं नहीं इस टाइम पीरियड पे मैं कुछ अर्निंग कर लेता हूँ, कुछ इन चीजों पे थॉट लेकर के चलता हूँ, पहले आपको हम्म गेनिंग करनी है। जब तक आप बिल्कुल गेन नहीं करेंगे तब तक आप सोसाइटी को कंट्रीब्यूट क्या करेंगे, है ना। हम्म जो चीज आपके पास होगी वही चीज आप सोसाइटी को दे पाएंगे, बिल्कुल समझ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं, जैसे मान लीजिए अभी डोनेट करने को ले गया हो, हेल्प को लेकर के हो गया, बहुत सारे थॉट होते हम्म हैं कि मैं भी किसी की हेल्प कर दूं, लेकिन जब तक आपके पास पैसा होगा नहीं तो आप हेल्प किस चीज की करेंगे। बहुत आपके अच्छी पास ज्ञान होगा नहीं तो आप किस चीज को लेकर, जब तक ज्ञान, पहले आपका काम है गेनिंग का, हम्म मैक्सिमम गेन करिए, और जब देने का टाइम आएगा तब पीछे मत हटिए, तब आप दीजिए, है ना। तो हम्म पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए अर्न करने की, पहले खुद अर्न करिए, पहले इकट्ठा करिए, अपने अंदर संग्रह करिए, और जब आपके अंदर चीजें हो जाती हैं तब उनको डिस्ट्रीब्यूट करना चालू करिए। फिर ये नहीं होना चाहिए कि आपके अंदर लोभ आ जाए, लालच आ जाए कि नहीं नहीं अब मुझे किसी को देना ही नहीं। कई बार तो ऐसी कंडीशन होती है, मैं सीनियर्स की भी बात करता हूँ, यदि हम्म आपके पास कोई एक्सपीरियंस है ना तो आप एक्सपीरियंस तक शेयर करने से बचते हैं। आपको लगता है कि हम्म इसको बता दूंगा, ये कर दूंगा, मेरा आइडिया फ्लॉ ये चला जाएगा। ज्ञान तक बांटने चलो, पैसा तो चलिए बहुत दूर की बात है, बहुत बेसिक सी चीज है कि अपना ज्ञान तक साझा करने से लोग बचते हैं। तो हाँ यदि बिल्कुल आपके पास कुछ है तो उसे दीजिए, जितना आप देंगे उतना ज्यादा वो प्लस होता जाएगा। और बिल्कुल इसकी शुरुआत होगी एक व्यवस्थित मस्तिष्क से, जब आपके दिमाग के थॉट क्लियर हैं कि आपको अभी क्या करना है और उसी चीज को आप प्रायोरिटी में रखिए। आपको फिर हम्म कोई टेंशन ही नहीं लेनी। जब मेरा थॉट है कि भाई मेरा काम पढ़ाई करना है, मेरा काम पढ़ाना है, तो मैं उसी थॉट को लेकर के एक्टिव रहूंगा। जब मेरे थॉट में ही क्लियरिटी नहीं कि ये कर लूं कि ये कर लूं कि ये कर लूं, तो आप हमेशा लाइफ टाइम कंफ्यूज ही रहेंगे, है ना। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं पे इस चीज से थोड़ा सा बचना चाहिए हमें। जी बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी बात बताई सर आपने। स्टूडेंट इसी चीज में आधा जीवन तो अपना बिता देते हैं कि आज व्यवस्था बना रहे हैं, कल व्यवस्था बना रहे हैं, आज वो काम कर रहे हैं, कल का उन्हें पता नहीं है कि कल मुझे क्या करना है। जी जी। अगर हफ्ते का कम से कम अपना टारगेट बनाइए,
और उस तरीके से काम कीजिए, तो निश्चित रूप से व्यवस्था अपना चलता रहेगा सब कुछ। हम आपके कॉलेज लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं सर। कॉलेज लाइफ आपकी कैसे बीती, उसके बारे में बताइए। देखिए कॉलेज में देखा जाए तो मैं ज्यादा ऐसा नहीं रहता था कि बहुत डिस्ट्रैक्टेड नहीं था। डिस्ट्रैक्टेड का मतलब होता है ना कि बच्चे बहुत सारा टाइम खराब करते हैं अपना, कि कोचिंग गए, क्लास गए, स्कूल गए, थोड़ा सा टाइम इधर हम्म। उधर खेलने। तो हम्म। एक अपना एक टाइम शेड्यूल होता है। जैसे मेरी सबसे अच्छी आदत क्या थी कॉलेज टाइम पे, हम्म। कि जो डेली का वर्क मिलता था मैं डेली का ही पूरा करता था। मेरे साथ ये नहीं होता था कि जब कभी एग्जाम नजदीक आएंगे तो एग्जाम के टाइम पे पढ़ेंगे। हम्म। मेरा मानना है कि यदि आज का कोई काम है ना तो आज ही खत्म कर दो। जैसे कि मैं आपको हम्म। एक छोटा सा, अभी भी मैं इस चीज को फॉलो करता हूँ, कि जैसे मान लीजिए राज्यसभा टीवी का एपिसोड आता है ना। हम्म। राज्यसभा टीवी का 8 बजे एपिसोड आता है। बिल्कुल। अब वो डेली एपिसोड आता है आपका करंट अफेयर्स का, तो वो फिर इसके बाद यूट्यूब पे अपलोड हो जाता है, आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म पे भी मिल सकता है ना। हम्म। आप चाहो तो रिकॉर्डेड फॉर्म पे भी रख सकते हैं उसे। बिल्कुल। लेकिन मेरा मानना है कि यदि आज 8 बजे वो आता है ना, तो आज ही 8 बजे देख के उसे खत्म कर दीजिए। उसको ये नहीं होना चाहिए कि कल मैं देख लूंगा, कल इकट्ठे हो जाए, बंच हो जाए। तो मेरी हम्म। स्कूलिंग टाइम की सबसे अच्छी हैबिट ये थी, और वो हैबिट मैं आज भी फॉलो करता हूँ, बहुत सपोर्ट भी करती है। यदि आज का कोई टास्क है ना तो आज ही खत्म होना चाहिए, है ना। यदि AIR FM गोल्ड की न्यूज जो है वो आपकी 8:45 पे आती है, तो 8:45 पे ही सुननी है, उसको सुन के आज ही खत्म कर दो, क्योंकि कल के लिए आप रखेंगे तो कल के लिए 2 दिन का हो जाएगा फिर आपका। यदि कल हम्म। आपने टाला तो फिर 3 दिन का हो जाएगा, फिर वो लोड बढ़ता चला जाएगा। तो कभी मैंने मतलब जैसे एक होता है ना कि स्कूल के टाइम पे जब आपके एग्जाम नजदीक आते हैं तो एग्जाम के टाइम पे आप ओवर एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिव नहीं होते, आप ओवर एक्टिव हो जाते हैं। यदि बिल्कुल। आप साल भर एक्टिव रहें और ज्यादा नहीं करना कुछ उसमें, डेली का आप अपना एक एक परफेक्ट जो एक होता है प्लानिंग, कि आज का काम आज ही करना है। कब मान लीजिए आज का जो शेड्यूल है फिक्स कर लो कि जब तक काम पूरा नहीं होगा तब तक सोना ही नहीं है ना। लेकिन जगने का टाइम उधर फिक्स है। तो जब ये शेड्यूल और ये दिन रिदम बनता है ना आपका, तो फिर आपको मजा बहुत आता है। फिर आपको कोई भी टास्क होता है, हर टास्क को आप बैलेंस कर पाते हैं। अभी भी होता है लास्ट टाइम जो एक स्टडी का बनता है ना, खास कर इंजीनियरिंग और बीटेक बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा चलता है। हम्म। लास्ट नाइट फाइट करते हैं वो, कल हम्म। एग्जाम है, आज उठाया, कोई क्वेश्चन बैंक हो गया, 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन के, उसे पढ़ा, पढ़ने के बाद एग्जाम दिया है। हम्म। लेकिन ये घातक है, बहुत ज्यादा घातक है। यूपीएससी और सिविल सर्विसेज में तो ये चीज चल ही नहीं पाती है। यहाँ पे तो इतना बड़ा सिलेबस है आपका, आज यदि पेपर है जीएस का तो उसमें कम से कम 3-4 सब्जेक्ट आ रहे हैं, है ना। हम्म। तो जो ये स्ट्रेटजी लेकर के चल पाएगा कि 2 साल 3 साल अपने एक संतुलित वे पे चले, यही चीज स्कूलिंग में मेरी मतलब सबसे हम्म। ज्यादा रही, कि यदि खेलना है तो 2 घंटे अपने फिक्स है, तो उस टाइम पे अपना गेम का टाइम है, गेम का है। जो भी चीजें हैं सेम डे पे करिए, खत्म करिए। यदि मैक्सिमम थोड़ा बहुत डिले हो रहा है तो उसको किसी ना किसी तरीके से संडे तक यानी ओवर अ वीक उसको खत्म ही करना है आपको, है ना। उसको हम्म। बहुत ज्यादा पेंडेंसी नहीं करना। आज का काम आज ही करेंगे तो कल भी आप कल का काम कल ही कर पाएंगे। अन्यथा डेली आपका प्लस होता चला जाएगा और एक टाइम आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर आप पढ़ें क्या, है ना। हम्म। फिर इसके बाद फिर यही हो जाएगा कि आपको कोई चीज याद नहीं हो पा रही है। ये जो बच्चों की प्रॉब्लम है ना कि मुझे चीजें भूल रही हैं, हम्म। दरअसल ये उनका कंफ्यूजन है, उनके डिले करने की आदत है। वो डेली बिल्कुल। का डिले कर रहे हैं, हर चीज को, आज की चीज को कल पे टाल रहे हैं, कल को परसों पे टाल रहे हैं। जो समय को लेकर के आपका जो एक होता है ना कमिटमेंट, मेरा एक हमेशा एक सेंटेंस है और मैं हम्म। हमेशा बच्चों को यही बोलता हूँ कि यदि आज आप समय को बर्बाद करेंगे ना तो कल आपको समय बर्बाद कर देगा, है ना। वाह। 1 मिनट की भी अपनी वैल्यू है। यदि आप इस 1 मिनट की वैल्यू को ही सबसे प्रायोरिटी देंगे ना, तो वो कहीं ना कहीं पे ऐड होगा और आपको ज्यादा उसका बेनिफिट मिलेगा। तो समय को सबसे बड़ी प्रायोरिटी देकर के यदि आप काम करना चालू कर देंगे, डेली के टास्क डेली निपटाने चालू कर दीजिए। सीक्वेंस वाइज बस लगे रहना है, ये रखना है कि भाई भाई डेली हम खाना तो खाते ही है ना, ऐसा कोई दिन नहीं होता, है ना। या फिर बिल्कुल। आप ऐसा नहीं हो सकता कि लगातार 3-4 दिन बिना खाना खाए रह जाए, है ना। मुश्किल होता है कि आप पर डे पानी तो पिए बिना रह ही नहीं सकते आप, है ना। बिल्कुल। बिल्कुल। तो ऐसी कंडीशन में आपको यदि पढ़ाई करना आपका प्राइमरी गोल है, तो ऐसे में फिर इसके साथ आपका कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। इसको भी आपको उसी प्रायोरिटी में रखना चाहिए जो प्रायोरिटी में आप अदर जितनी भी एक्टिविटीज है वो सारी रखते हैं, है ना। बिल्कुल मैं सर। आपको एक छोटा सा एक स्टोरी है महात्मा गांधी के जीवन में। हम्म। महात्मा गांधी जब यरबदा जेल में थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद जब उनको यरबदा जेल में डाला गया, तो वहां पर महात्मा गांधी मतलब प्रतिदिन का उनका एक रूटीन हुआ करता था। रूटीन फॉलो करते थे कि वो चरखा से सूत काटते थे वहां पे भी। मतलब उन्होंने हाँ, जेलर से कह करके ये अलाउ करा दिया था कि भाई मेरे पास चरखा वहां पे रहे, वो होना चाहिए। सूत काटते थे। हाँ। और पर डे जो है न्यूज़पेपर आता था, तो न्यूज़पेपर से अपना पढ़ाई करते थे, सारी चीजें उनका रेगुलर चलता था।
अच्छा। तो उनके साथ एक वहां पे एक पर्सन था, वो भी प्रिजनर के तौर पे ही था, सविनय अवज्ञा आंदोलन में ही पकड़ा गया था, आदम नाम था उस व्यक्ति का। वो महात्मा गांधी के जीवन से बहुत ज्यादा, और महात्मा गांधी उस समय के एक इंस्पायरिंग पर्सन थे, आज भी हैं, उस टाइम तो थे ही, नेशन में देखा जाए तो नेशन को लीड कर रहे थे। ओके। तो जब आदम उनके साथ था तो देखते, तो वो हमेशा एक ही बात कहता था कि बापू आप कभी आराम भी कर लिया करो, आप तो लगातार काम ही करते रहते हो। तो गांधी सिर्फ एक बात बोलते थे कि जो नेचर है ना, जो प्रकृति है हमारे सामने, नेचर में बहुत सारी चीजें उपस्थित हैं। सूरज को देखिए, सूर्य डेली निकलता है, अपने परफेक्ट टाइम पे निकलता है और टाइम पे अस्त हो जाता है ना। झरना है वो लगातार बह रहा है, उसका ये नहीं, नदी है लगातार बह रही है। तो कहते हैं प्रकृति में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो रुकती है, लगातार चल रही है, और वो चीज सतत है। रात्रि, यदि रात्रि आती है तो दिन आता है, दिन आता है तो फिर रात्रि आती है, तो ये जो चक्र है, साइकिल है। तो एक बार हुआ क्या कि गांधी बीमार पड़ गए। ये चीज वो आदम को हमेशा कह के उसको टाल देते थे। वो कहते थे कि मैं आराम क्यों करूं, क्योंकि मेरे पास समय ही नहीं है, समय को इतनी प्रायोरिटी देते थे। तो जब एक बार वो आराम हुए, तो जब वो बीमार हो गए, तो बीमार होने पे गांधी जी का सबसे बड़ा होता था कि वो अनशन करने बैठ जाते थे। वो लगता था कि बॉडी को मैं भोजन देना बंद कर दूंगा उसके अंदर, तो कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा मेरे अंदर सुचिता आ जाएगी। तो जब उन्होंने अपना भोजन बंद कर दिया बीमारी के टाइम पे, तो आदम उनके पास भोजन लेकर के आता है और गांधी से कहता है कि कम से कम कुछ ले लीजिए, खा लीजिए। तो गांधी कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं तेरा स्वास्थ्य मेरा ठीक नहीं चल रहा है, मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो आदम कहता है कि जैसा कि वो भी वही एग्जाम्पल देता है जो गांधी देते हैं, कि आप तो कह रहे थे कि प्रकृति में सारी चीजें चलती रहती हैं। अब जब आप जब आप लगातार काम कर रहे हैं और उसके बाद भी आराम करने के लिए तैयार नहीं है, हाँ। तो अब इस कंडीशन में आप भोजन को क्यों रोक रहे हैं? भोजन भी आपको करना पड़ेगा, बीमारी के टाइम पे आप भोजन भी करेंगे। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, जो महापुरुष हैं जिनको लेकर के हम हाँ। इंस्पायर होते हैं। इन्होंने सिर्फ समय को ही प्रायोरिटी दी, चाहे वो सुभाष रहे हों, चाहे वो महात्मा गांधी रहे हों, इनको किसी ने, या हमारे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ये वर्तमान में जितना चीजें हम लोग इनके बारे में जानते हैं, या फिर कोई भी व्यक्ति जो इतनी बड़े पद पर आके बैठ जाएगा, और इस उम्र में भी देखिए, वो अमेरिका से आने के बाद केरल में भाषण दे रहे हैं, केरल से जाने के बाद त्रिपुरा में भाषण दे रहे हैं। ये साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। बिल्कुल। समय प्रबंधन को जो प्रायोरिटी देता है, वो जाकर इतने बड़े पद पे बैठे हैं। ऐसे ही प्रधानमंत्री का पद किसी को नहीं मिल जाता है। सही बात। और व्यक्तित्व इतना ज्यादा, तो कहीं ना कहीं पे जब आप समय को प्रायोरिटी देने लग जाएंगे ना, तो फिर समय आपको बदल के रख देगा, आपके अंदर के व्यक्तित्व को बदल देगा। इसलिए जीवन में यदि कुछ है, सब कुछ, तो वो आपका समय ही है। आप अपनी समय की वैल्यू नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे फिर दूसरा भी नहीं करेगा आपकी समय की सही वैल्यू, बात। है ना। आप यदि अपने समय की वैल्यू करने लग जाएंगे तो फिर निश्चित तौर पे, है ना, सब करने लग जाएंगे। जी। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात सर, बहुत अच्छी अच्छी बातें सर आपने बताई हैं। समय जी। प्रबंधन सर, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कुल मिला के बस एक बात मैं आपकी बात को समअप करूं तो थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे तो हाथी भी खा जाएंगे। तो कहते हैं ना, थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे हाथी भी खा जाएंगे, जी जी तो बस यही बात है। जी जी जी। सर, हम्म। आपका कॉलेज का दौरान आपने बताया कि अपना पढ़ाई लिखाई में तो आप अच्छे ही हैं, नो डाउट, शुरुआत से ही आप बहुत अच्छे रहे हैं। कभी परिवार का आपके जी जी। ऊपर प्रेशर बना कि आप पढ़ाई लिखाई में अच्छे, डॉक्टरी की फील्ड में जाइए, आप आईआईटी फील्ड में जाइए, या ये काम कीजिए, कभी इस तरीके का प्रेशर रहा? और अगर रहा तो आपने उसको कैसे हैंडल किया, या नहीं रहा? देखिए, परिवार की तरफ से तो कभी थोपा नहीं गया किसी भी चीज को लेकर के। ये डिजायर्स खुद के होते हैं। जैसे पहले शुरुआत में मुझे पता नहीं था मैं सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में आऊंगा। शुरुआत में मेरा डिजायर था आईआईटी को लेकर के, और आईआईटी को लेकर मैंने 2 साल बहुत सीरियस प्रिपरेशन की। लेकिन कई बार होता है कि आपके हाथ में चीजें नहीं मिलती हैं। तो जब आईआईटी की प्रिपरेशन में कानपुर से कर रहा था, काकादेव वहीं पे कानपुर में ही पड़ता है आपका। कानपुर में जैसे आपका कोटा है, वैसे ही काकादेव है। अच्छा। तो 2 साल पहले शुरुआत में था, क्योंकि हमारे कॉलेज में जो माहौल था, इन्वायरमेंट था, मेरे जितने भी ज्यादातर मित्र हैं वो आईआईटीएन ही आज के टाइम पे। और शायद मैं थोड़ा सा और सीरियस होकर लगता, लेकिन शुरुआत में मेरी इच्छा थी कि थोड़ा सा इंजीनियरिंग वाइज। अब जिस साल हम थे, जिस टाइम पे थे, उस समय थोड़ा सा क्रेज भी बहुत ज्यादा था। आज भी क्रेज है, आईआईटी का क्रेज कभी भी खत्म नहीं होगा। बिल्कुल। तो हुआ नहीं। और जब आईआईटी में नहीं हुआ, तो इसके बाद प्लान बी था कि यूपीटीयू में जाएं या फिर एआई ट्रिपल ई में जाएं। एआई ट्रिपल ई में मेरी रैंक बहुत अच्छी आई थी, और मुझे एमएनआईटी मिला था, मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इलाहाबाद में, प्रयागराज वाह में। वाह वाह। लेकिन फिर मैंने, हाँ, वहां से स्विच किया। स्विच करने के बाद मैं दिल्ली आ गया। और दिल्ली में मेरा दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि मुझे जेएनयू के अंदर जाना था, कि जेएनयू में पढ़ूंगा, जेएनयू में जाना है। पहले मैंने फॉरेन लैंग्वेजेस को लेकर के, स्पेनिश को लेकर के, बीए ऑनर्स को लेकर के वहां पे अप्लाई किया था। लेकिन फिर जेएनयू में भी नहीं हो पाया। और उस साल जब ग्रेजुएशन के लिए मैं प्रयास कर रहा था, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में फाइनली मैंने ग्रेजुएशन यहीं से किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी से आता।
और दिल्ली यूनिवर्सिटी से जब ग्रेजुएशन कर रहा था तब ये लग रहा था कि किसी तरीके से कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब लेनी है, जो कि पहली प्रायोरिटी होती है हमारे उत्तर प्रदेश बिहार का। एक पूरा एक कह सकते हैं ना नेशनल हॉबी बन गई है कि कुछ ना कुछ गवर्नमेंट जॉब में चाहिए। इंटरप्रेन्योरशिप कल्चर और ये सारी चीजें, नहीं था कि टीचर जाना है कुछ भी जाना है, तो उसको लेकर के प्रॉपर मैंने प्रिपरेशन दी। और प्रिपरेशन के बाद 2014 में ऑलरेडी मैं FCI फूड काउंसिल ऑफ इंडिया में सेलेक्ट भी हुआ। लेकिन उसके बाद फिर कहीं ना कहीं पे जब आपके डिजायर्स बड़े होते हैं, फिर सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में रुझान बढ़ गया कि इधर जाते हैं। घर वालों की तरफ से मोल्डेड कोई नहीं था, घर वालों को ये था कि कुछ करना है आपको, बेहतर ही करना है, और उनको ये था कि ये कुछ ना कुछ बढ़िया ही करेगा, बेहतर ही करेगा। उन्हें ये था कि एक होता है ना कि घर वालों के आस में कि बच्चा कहीं ना कहीं पे कुछ बढ़िया करके हमारी लाइफ को चेंज कर देगा, है ना। तो वो चीज का भरोसा उन्हें भी था और इस चीज का भरोसा मुझे भी था, लेकिन मुझे ये था कि कुछ ना कुछ बड़ा करना है, तो मैं सिविल सर्विसेज के फील्ड में आ गया। और फिर 2016 में मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था यूपीएससी का, और फाइनली मैं इंटरव्यू तक गया लेकिन हो नहीं पाया। यूपीपीसीएस भी दिया था 2016 मैंने, फिर 2017 भी यूपीपीसीएस दिया। इसके बाद आज तक मैंने कोई एग्जाम नहीं दिया है। लेकिन जब 2016 में मैंने यूपीएससी दिया था, देहरादून सेंटर था मेरा, मुझे याद है 3 दिसंबर को पेपर था मेंस का, और 11 दिसंबर को मैं वापस आया था। उसके बाद फिर मैं एकेडमिक फील्ड से जुड़ जाता हूँ। ये फील्ड सिर्फ इसलिए था कि कहीं ना कहीं पे मुखर्जी नगर के जिस माहौल से मैं आया था, तो मुझे हिंदी मीडियम के लिए एक था कि एक अल्टरनेटिव क्रिएट करना है। अल्टरनेटिव मतलब कि बच्चों को गाइड करने को लेकर के एक बहुत बड़ा गैप था। अब तो बहुत सारी चीजें हो गई, जब से जियो आया उसके बाद से काफी चीजें बदल गई, लेकिन उस टाइम ये लग रहा था कि थोड़ा सा समय निकाल के मैं बच्चों को गाइड करूंगा, चीजों को कुछ बताऊंगा। और इसके बाद एक दो जगह मौका मिला एज ए गेस्ट लेक्चर लेने का। मैंने कुछ चीजें, कुछ टॉपिक लोगों को पढ़ाई भी। और जब हम लोग रहते थे तो मेरे साथ एक अभी इस समय सिलेक्टेड है, वो डिप्टी एसपी हैं आपके मध्य प्रदेश राज्य में, जो मेरे हम लोग के साथ में थे फ्रेंड सर्किल में। और एक IAS ऑफिसर है, साथ ही में थे हम लोग मुखर्जी नगर में। तो जब हम बैठते थे डिबेट करते थे, तो एक होता है ना ब्रेन सेट होता है कि आप लोग बैठते हैं तो एक ये लगता है कि हाँ आप समझा बहुत अच्छा लेते हैं। तो फिर पता नहीं कब मैं ये एक तरीके से समझ सकते हैं कि एक्सीडेंट ही है इस फील्ड में आना। और आने के बाद फिर धीरे धीरे अब तो ये हो गया है कि चीजों को जितना बेहतर कर सको, आसान कर सको, और टीचिंग फील्ड में मैं आके अभी आपके साथ हूँ। लेकिन इसमें भी ये नहीं कि बहुत लंबा है कि मैं लाइफ टाइम टीचर के तौर पे ही रहूंगा। अब ये था कि इस फील्ड में चूंकि मैं आ ही गया था, और बच्चों को लेकर के जो प्रॉब्लम थी इनको मुझे रिजॉल्व भी करना है। अभी ये अभी पूरा नहीं हुआ है। अभी जीएस बहुत बड़ा सेक्शन बचा हुआ है जिसमें मुझे काम करना है। और इसके अलावा जीएस के साथ साथ आपके जो अन्य जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो आपका मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, ये सारे टॉपिक जितने भी हैं, सब पे मैथ रीजनिंग में मेरी बहुत अच्छी कमांड है, क्योंकि मैं खुद IIT बैकग्राउंड से रहा हूँ। पहले एक दो बार मैंने एक दो बैच पढ़ाए भी हैं संस्था में। तो अब मुझे ये है कि एक बार मैं थोड़ा सा चीजों को आसान करके फिर इस क्षेत्र से कहीं ना कहीं भी स्विच करूंगा। स्विच करने का मतलब है या तो एडमिनिस्ट्रेशन में जाऊंगा। अभी मेरी बहुत ज्यादा एज नहीं है, 27 ईयर ओल्ड ही है मेरी एज, अभी 27 साल का हूँ मैं। अच्छा, तो ये है कि ये हाँ, तो चौंकाने ये है वाली कि बात है आने सर। वाले तो आने वाले एक दो साल और 2 साल मान लीजिए, 2 साल अभी मैं बहुत सक्रिय तरीके से काम करना है मुझे। जितने मल्टीपल स्टेट हैं आपके, चाहे वो झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, राजस्थान हो, या फिर आपका बिहार हो गया, ये जितने भी स्टेट हैं, या फिर जो एक दिवसीय परीक्षाएं हैं इनको लेकर बच्चों का, तो इनका जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, इनको जितना मैं अपने स्तर पे कर सकता हूँ, जब मुझे एक मेंटली हो जाए कि सेटिस्फाइड, उसके बाद फिर हो सकता है या तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन में आपको देखने को मिलूंगा, या एज ए सोशल वर्कर देखने को मिलूंगा। और मेरा जो सबसे बड़ा ड्रीम है अपनी लाइफ का ड्रीम ये नहीं है कि मुझे जो है एज एडमिनिस्ट्रेशन में जाके अब तो चेंज करना है, तो आप कहीं पे भी कर सकते हो, मेरा मानना ये है। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार मैं पूरी इंडिया को और फिर इसके बाद वर्ल्ड को अच्छा, मैं घूमना चाहता हूँ। मेरा ट्रेवलिंग में मतलब बहुत इंटरेस्ट है कि मुझे मैक्सिमम टाइम इस पे देना है। तो जैसे ही समय, तभी आप देखते हैं मेरा प्रोग्राम चलता है भारत दर्शन का। जी। तो भारत दर्शन भी वो इसी एक प्रकृति का है। अब मेरे पास समय बहुत कम रहता है, नहीं तो मैं तो साल भर घूमू, मैं घर कभी लौटू ही ना। मैं इस प्रवृत्ति का पर्सन हूँ घूमने को लेकर। और आपको मैं सच बताऊं, यदि 2 दिन की भी छुट्टी मिलती है ना, तो उस 2 दिन में भी मैं घर पे नहीं बैठता। मुझे कैद करके बैठने की आदत नहीं है। यदि अच्छा, 2 घंटे ये रहा कि भाई आपको 24 घंटे मिल रहा है, तो 24 घंटे में मैं आसपास की कोई ना कोई साइट या तो रिविजिट कर लेता हूँ, यदि कोई नई साइट मिल गई। अच्छा, दिल्ली का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होगा जिसको मैंने पैदल नहीं घूमा होगा।
कोई ऐसा अरे वाह। एरिया नहीं होगा जो पैदल नहीं घूमा। मतलब पैदल ही दिल्ली मैंने पूरी घूमी है। जब भी होता था, मुखर्जी नगर में रहते थे, जब टाइम बहुत ज्यादा मेंटली हो जाता था कि डिस्टर्ब हो गया, कुछ भी हो गया, मैं मेट्रो पकड़ता था। यहाँ पे जो आपका राष्ट्रपति भवन है, बड़ा हम्म, फेवरेट एरिया है मेरा। अच्छा। राष्ट्रपति भवन के पास ये केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन है, यहाँ हम्म पे आके मैक्सिमम टाइम में बैठता था। और तो कहीं ना कहीं पे अभी बहुत सारी चीजें हैं। बस ये है कि एजुकेशन में जब एक होता है कि यहाँ पे सारी चीजें जैसी हो जाएंगी, उसके बाद फिर नेक्स्ट लेवल के लिए प्रयास करेंगे कि कुछ ना कुछ और बेहतर करें। यदि एडमिनिस्ट्रेशन में मौका मिलता है, प्रशासन में जाने का मौका मिलता है, तो निश्चित तौर पे वहां पे जाकर के भी जो एक थॉट प्रोसेस है मेरा मेरा एक थॉट है कि यदि हम्म मौका कभी मिलेगा तो मैं जाकर के कुछ एक मॉडल टाइप में क्रिएट करना है। 2-4 मॉडल मैंने बना रखे हैं, बहुत सारी चीजें बिल्कुल अभी से मतलब हो गया, उनको सब कुछ रेडी करके रखा है कि जाके करना क्या है ना। अच्छा, विजन बिल्कुल क्लियर है, श्योर है, तो देखते हैं बिल्कुल। क्या होता है आने वाले फ्यूचर में, पता चलेगा। सर, जो आप जी करेंगे वो बहुत अच्छा ही करेंगे, हमें बिल्कुल निश्चित रूप से भरोसा है आपके ऊपर। सर, दो चीजों के बारे में बताइए। आपने अपने बहुत सारे एग्जाम्स का एक्सपीरियंस हमें बताया, कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम करना चाहते हैं, लेकिन कई बार जी जी 100% ना मिलके हमें 60% ही मिलता है, 50% ही मिलता है, या भी जी कई बार उतना एक्सपेक्टेड भी नहीं मिलता है। तो आप उस चीज को जी कैसे जी देखते हैं? कहने का मतलब मेरा सीधा सीधा ये है कि जैसे बाकी स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हें कहीं चीज जी जी कुछ चीज प्रिपरेशन करी, नहीं मिला, फेलियर्स हो हम्म, गया, हमें असफलता हासिल हो हम्म, गई, तो उसे देख हम्म, करके डिमोटिवेट हो जाते हैं, वो रास्ता ही छोड़ देते हैं। कई स्टूडेंट तो ऐसे भी होते हैं कि एक हम्म, दो बार एग्जाम दिया, नहीं हुआ, चुपचाप बैठ गए हम्म, अपने घर में, हम्म, और कुछ एक ठेला वेला अपने लगा लिया और आराम से जिंदगी कट रही है, प्याज बेच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, है ना। तो आप, लेकिन उस, मैं देख रहा हूँ कि आपकी जर्नी बिल्कुल अलग है। आपने जैसे देखा, यूपीएससी में आप गए, जी इंटरव्यू जी तक पहुंचे, बहुत बड़ी बात है इंटरव्यू तक पहुंचना, और यहाँ से आप इंटरव्यू से एकदम से आते हैं, पूरे स्टूडेंट्स की लाइफ बदल रहे हैं, लाखों स्टूडेंट्स की आज आप लाइफ बदल रहे हैं। तो आप इसको कैसे जी। देख रहे हैं, फेलियर्स को आप कैसे देख रहे हैं? आपका नजरिया दूसरा है। देखिए, मैं एक चीज हमेशा कहूंगा छात्रों के साथ, जो बच्चे स्विच कर जाते हैं वो भी उनकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। हम्म देखिए, अर्थव्यवस्था के चारों तरफ सारी व्यवस्थाएं घूमती हैं, है ना। हम्म इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे ही अर्थव्यवस्था आपकी खराब होगी, आपका दिमाग, जैसे आपके पास यदि जेब में पैसा है ना, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, इसलिए क्योंकि मेरा पेट भरा हुआ है ना। यदि बिल्कुल पेट सर। में भोजन नहीं होगा तो ना तो मेरा पढ़ाई पे मन लगेगा, ना मेरा किसी चीज में मन लगेगा। बहुत समझ रहे सही हैं? तो बात। अर्थव्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। हमारे घर पे भी चीजें यदि बिगड़ी हुई हुई या फिर हमारे साथ बिगड़ी हुई, तो बच्चा स्विच करने का सबसे बड़ा कारण यही होता है। हम्म लेकिन मैं एक चीज बच्चों के साथ या किसी के साथ भी है, एक चीज कहना चाहता हूँ कि जीवन में जब आप कोई सफर चालू करते हैं तो पहले दो काम जरूर कर लीजिए। सबसे पहले अपनी कैपेसिटी नाप लीजिए। देखिए, कैपेसिटी ये सब लोग कहते हैं कि अनलिमिटेड होती है ना। हम्म बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि आप अपनी कैपेसिटी, बिल्कुल सही बात है, कैपेसिटी अनलिमिटेड होती है। लेकिन सबसे पहले चीज आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप अपनी कैपेसिटी को भी अनलिमिटेड कर सकते हैं या नहीं। समझ रहे हैं ना। तो बिल्कुल बच्चे बिल्कुल। करते क्या है, बहुत सारे बच्चे जो सरकारी सर्विसेज का जो एक पूरा एक शिगूफा चल रहा है कि गवर्नमेंट जॉब के बाद ही आपको चीजें मिल पाएंगी, दरअसल एक सोसाइटी कल्चर है। सोसाइटी हम्म में देखो, मैं रियलिटी की यदि आपको बात करूं, आज के टाइम पे गवर्नमेंट जॉब क्यों चाहिए लोगों को, हम्म इसके सबसे पीछे जो कारण है ना, वो है हमारा सोशलाइजेशन। और सोशलाइजेशन का जो सबसे बड़ा रीजन है वो है मैरिज, शादी। ये एक ऐसा फैक्टर बनता है, लोगों को लगता है गवर्नमेंट जॉब में जाने के बाद आपका विवाह वाला जो रास्ता है ना, वो बहुत अलग तरीके से हो जाएगा। बहुत सारी हम्म चीजें इसमें ग्रीड भी भरी हुई है, बहुत सारी नहीं तो कोई कोई फिर आपके पास दूसरी बहुत सारी चीजें, आप प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। कोई हम्म ऐसा है नहीं कि लोग आईआईटी की जॉब छोड़ करके भी आईएएस क्यों बनना चाहते हैं। हम्म उसके पीछे भी ग्रीड है, कई कई मामलों में पावर है, स्टेटस है, ग्रीड है, बहुत सारी चीजें, जबकि आईआईटी में अच्छे खासे पैकेज भी है उनके पास। बिल्कुल। तो कहने का मतलब, जो हमारी सोसाइटी ने पैरामीटर्स बनाए हैं ना, इन पैरामीटर्स में पहले आपको ये समझना है कि क्या आप इस चीज के लिए बने या नहीं बने। सक्सेस हम्म होने का कोई पैरामीटर नहीं है। सक्सेस होने में तो हो सकता है आप गवर्नमेंट जॉब में कांस्टेबल रैंक में चले जाएं। अब हम्म कहीं ना कहीं पे यदि आप उस जगह पे जाने के बाद, जब आप एक बार आपका सिलेक्शन होगा ना, आप डिपार्टमेंट पे जाएंगे, तो डिपार्टमेंट में आपका पैरामीटर, सोसाइटी के लिए तो आप सक्सेसफुल हो गए, लेकिन जब आप हम्म अपने डिपार्टमेंट में रहेंगे ना, तो वहां पे आपसे, अब आपके ऊपर भी सीनियर भी बैठे हुए हैं, आपके जूनियर भी बैठे हुए, वहां पे आपका एक अलग ही कंपटीशन चालू हो जाता है। तो मैं बिल्कुल। कहना सिर्फ ये चाहता हूँ कि जब भी आप कोई भी काम चालू करिए, कोई भी काम A to Z, चाहे आप एग्जाम की तैयारी को लेकर के हो, जैसे आप एज अभी आप भी पढ़ा रहे हैं, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, कोई हम्म भी कार्य चालू करिए, सबसे पहले ये क्लियर कर लीजिए कि क्या आपके अंदर वो क्षमता है कि आप अपनी कैपेसिटी को मैक्सिमम कर पाएंगे। सबसे पहली चीज ये, आपको अपनी कैपेसिटी पता होनी चाहिए। यदि ये पता नहीं होगा, यदि ग्लास इतना है ना, तो पानी इतना ही जाएगा।
यदि इसको बड़ा करने की कैपेसिटी आपके पास नहीं है, इसका मेथड नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है आपका, है ना। आप जाके फेल ही हो जाएंगे, क्योंकि चीजों में टाइम लगता है। बड़ी सक्सेस के लिए बड़ा टाइम चाहिए, है ना। आपको बिल्डिंग, यदि बुर्ज खलीफा आप बनाना चाहते हैं, तो बुर्ज खलीफा का आपको टाइम ड्यूरेशन भी पता होना चाहिए, उसको लेकर हर्डल्स भी पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि वो इमारत जितनी ऊपर दिखाई देती है उतनी नीचे भी धसी हुई है, उसका फाउंडेशन भी उतना अच्छा है। तो आपको पहले अपनी कैपेसिटी पे काम करना है। इसके बाद जब आप कोई काम चालू करते हैं, ठीक है, सफलता और असफलता ये दोनों चीजें देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। सफल होने के बाद भी समाज का पैरामीटर बदलता है, आपके अपने अंदर का नजरिया ये आपको पता चलेगा। क्योंकि कारण क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपके साथ बैठा हुआ अभी, है ना, आपके साथ बैठा हुआ हूँ, तो मैंने बाल भी काटे होंगे, है ना, चेहरे को भी थोड़ा सा कोशिश की होगी कि थोड़ा सा अच्छा दिखूं। यदि सामान्य रूप से रूम पे रह रहा हूँ, व्यक्तिगत जीवन जी रहा हूँ, तो हो सकता है मैं ऐसा नहीं बैठा होता। ये भी हो सकता है मैं कपड़े भी नहीं पहने होता, हो सकता है नॉर्मल टी शर्ट में बैठा होता, है ना। बिल्कुल। दरअसल हमारे साथ दिमाग में बैठ ये गया है ना कि सामने वाला क्या कहेगा, है ना। यदि मैं वैसा आपसे मिलूंगा तो सामने वाला क्या कहेगा, ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। आपको सबसे पहले ये क्लियर करना है, जब भी आप कोई भी काम करिए। आप जैसे मैं इस कार्य को कर रहा हूँ ना, मुझे इतनी खुशी है इस कार्य को करने में। पर डे कम से कम हजारों बच्चों को लेकर के मैं पढ़ा रहा हूँ, क्लास कर रहा हूँ। यदि इसको लेकर सेटिस्फेक्शन नहीं होता तो 1 मिनट भी मैं नहीं पढ़ा सकता, या आप भी नहीं बिल्कुल पढ़ा सकते हैं, समझ रहे बिल्कुल हैं ना। सर। तो कहने सबसे पहले आपको अपनी कैपेसिटी और अपने पैरामीटर्स क्लियर करने होंगे। और इसके बाद जब आप ये क्लियर कर लेते हैं कि मेरा गोल ये है, मेरा विजन ये है, इसके बाद यदि आप उसमें सक्सेस हो जाएंगे तो अच्छी बात है, सक्सेस नहीं होंगे तो अच्छी बात है। मैं ऑफलाइन सेंटर यहाँ पे चलाता था संस्थान में। मेरा एक पहला स्टूडेंट है, उनका एक वीडियो भी पड़ा हुआ है। अभी तक उनके 7 ज्वाइनिंग लेटर है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये बताऊं, उस स्टूडेंट को मैंने 3 महीने अकेले ही पढ़ाया है। मतलब क्लास में दूसरा बच्चा आया भी नहीं, लगातार 3 महीने केवल एक ही बच्चे को पढ़ाता रहा, है ना। इसके बाद फिर 2 हुए होंगे, फिर 3 हुए होंगे, साल 2 साल 3 साल तक ऐसा चलता रहा होगा। यदि मेरा पढ़ाने को लेकर मोटिवेशन नहीं होता, मेरा ये मोटिवेशन होता कि नहीं नहीं पैसे का अर्निंग का व्यवस्था नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो मैं छोड़ देता उस चीज को। तो जब बिल्कुल आप अपना विजन क्लियर कर लेते हैं, अपनी कैपेसिटी देख लेते हैं, तो इसके बाद उसमें या तो आपको सक्सेस मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है, आप संतुष्ट रहते हैं, समझ रहे हैं। आप उसको गिव अप नहीं कर देते, उसको छोड़ नहीं देते। छोड़ते अब तब है जब आप ट्राई कर रहे होते हैं चीजों को, है ना, समझ रहे हैं ना। जब आपने ट्राई किया, किसी प्रोडक्ट को ट्राई किया, अब आपने आईएएस की तैयारी की, आपने एज अ प्रोडक्ट ट्राई किया। यदि आपको आईएएस का पैशन होगा ना, आप कभी छोड़ ही नहीं पाओगे उस चीज को। आज बिल्कुल भी मेरे अंदर अंदर से जब आपको आके खड़ा हो जाता है ना लक्ष्य, मैं इतने सारे लोगों को जानता हूँ जो 7वें अटेम्प्ट में क्वालिफाई किए यूपीएससी, है ना। 7वें अटेम्प्ट में ओबीसी कैटेगरी से मेरे एक मित्र थे, पिछले साल आईआरएस बने। मैं नाम नहीं लूंगा उनका। अभी ओके इस समय मैं टॉपर स्टॉक लेकर के आ रहा हूँ, उनको भी लेकर के आऊंगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो मल्टीपल अटेम्प्ट में क्रैक करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका वो पैशन है। तो आपको पहले चीजों को क्रिएट करना पड़ेगा कि आप क्या चीज चाहते हो। जब तक ये क्लियरिटी नहीं रखेंगे अपने थॉट में, तो कोई भी छोटी चीज आपको अनसक्सेसफुल लग सकती है, और कोई भी छोटी चीज आपको सक्सेसफुल लग सकती है, समझ रहे हैं। तो बिल्कुल बस कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जब भी आप अपने लाइफ में कुछ करते हैं, उसको करने के दौरान कई बार आपके मन मुताबिक आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, तो उसको छोड़ना नहीं है, उसको ऐसे नहीं कर देना। यदि आप छोड़ेंगे, देखिए मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ अंकित जी। 2 चीजें होती हैं, आप इसको मेरे भावों को समझने का प्रयास करिएगा। बिल्कुल एक होता है लव, दूसरा होता है अट्रैक्शन, समझ रहे हैं ना। एक होता है बिल्कुल प्यार और दूसरा होता है अट्रैक्शन। अट्रैक्शन एक ऐसी चीज होती है कि मान लीजिए मुझे अभी ये अच्छा लग रहा है, अट्रैक्ट हो गया मैं। मान लीजिए इसी का दूसरी चीज है वो और अच्छा है, गोल्डन कलर पे है, किसी पे है, वो उस पे अट्रैक्ट हो गया। अट्रैक्शन टेम्परेरी चीज होती है, टेम्परेरी, बिल्कुल समझ रहे हैं ना। बिल्कुल टेम्परेरी है। मतलब अभी मान लीजिए आपने किसी को आईएएस देखा, अभी आपने कोई मान लीजिए जॉन अब्राहम की मूवी देखी, आप अट्रैक्ट हो गए कि बहुत अच्छी बॉडी है इसकी, है ना, मुझे भी बॉडी अच्छी बनानी चाहिए। आपने अभी आईएएस का रिजल्ट आया, कोई 2-4 आईएएस के इंटरव्यू देख लिए, आपको लगा मुझे भी आईएएस की तैयारी करनी चाहिए। ये आपका लव नहीं, आपका अट्रैक्शन है। लव जो होता है ना, ये परमानेंट चीज होती है, और ये आपको खुद ही सर्च करना पड़ेगा कि आप अट्रैक्शन की तरफ भाग रहे हैं। क्योंकि अट्रैक्शन की तरफ भागेंगे ना, तो वो कहीं ना कहीं पे आपको चेंज करना ही पड़ेगा। क्योंकि आपको दूसरी चीज अच्छी लग जाएगी, आप फिर उसकी तरफ भागने लग जाएंगे। लेकिन जो आपको सक्सेस दिलाएगा वो आपका लव दिखाएगा। लव में क्या होता है, कंडीशन कैसी भी हो, वो अच्छा हो बुरा हो, कोई भी दिक्कत हो, आप उसको सेक्रीफाइस करने को लेकर के रेडी रहते हैं कि हर कंडीशन में मैं इसके साथ लगा रहूंगा, चाहे यहाँ से मुझे कुछ मिले चाहे ना मिले। तो हमें हर परिस्थिति में अपने उस गोल को आइडेंटिफाई करना है जिसके बिना हम
जीवन भर उसको, चाहे उसमें छोटा हो बड़ा हो कुछ भी हो, वो आपका एक जो होता है ना मोटिवेशन, जो आपका कम ज्यादा होता रहता है, उसमें मोटिवेशन फैक्टर चाहिए ही नहीं। तो आप पहले बिल्कुल। ये आइडेंटिफाई करिए कि आपको चाहिए क्या, ये बहुत क्लियरिटी रखिए। और जब ये क्लियर हो जाएगा आपकी लाइफ में, इसके बाद आपको सक्सेस और अनसक्सेसफुल, आपको कोई टेंशन ही नहीं रहेगी उस चीज की। हम्म। और एक छोटी सा जो आपका मेन क्वेश्चन था कि जो बच्चे कुछ दूर आकर के बीच में गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, मैं उनसे बस इतना से कहूंगा, कई बार ऐसा होता है कि यदि पानी 100 फुट नीचे है ना, तो हम 99 तक खोदते हैं और 1 फुट छोड़ देते हैं। यदि बिल्कुल, एक वाह फुट वाह। और खोद लेते, फिर दूसरा गड्ढा खोदने लग जाते हैं, है ना। आपने 99 फुट तक खोदा, इसके बाद दूसरे गड्ढे में लग गए कि यार अब दूसरी जगह खोद लेता हूँ, शायद वहां पे पानी निकल जाए। तो बेहतर यही रहेगा कि जो भी आप लेकर के चलते हैं, उसके साथ अंत तक साथ निभाइए। वो चीज आपको सफल होगी ही होगी, पॉसिबल ही नहीं है कि वो आपको किसी भी तरीके से धोखा दे। यदि आप उसके प्रति लॉयल रहेंगे, आईएएस की तैयारी आप कर रहे हैं, यदि 7 से 8 साल आपने दिया, आप सिलेक्शन आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन आप चाहेंगे नहीं फर्स्ट रैंक में मुझे क्रैक करना है, हो सकता है फर्स्ट में हो जाए, ऐसा नहीं कि नहीं होने वाला, होता भी है, लेकिन बिल्कुल। उसके चांसेस ही नहीं होते। तो फिर आपको सेकंड भी ट्राई करना पड़ेगा, थर्ड भी करना पड़ेगा, फोर्थ भी करना पड़ेगा, फिफ्थ भी करना पड़ेगा, सिक्स भी करना पड़ेगा। और यदि बिल्कुल। सिक्स में भी नहीं होता, आपके सारे अटेम्प्ट खत्म हो जाते हैं, तो भी आप उसको लेकर के निगेटिव मेंटेलिटी लेकर के नहीं आएंगे, है ना, हम्म। कि ये पद ही ऐसा है, यहाँ पे यूपीएससी ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। क्यों? क्योंकि आपने अपना बेस्ट ट्राई किया और उसको बिल्कुल। आप हमेशा प्रमोट करते रहेंगे। तो ये आपके एटीट्यूड में होती है सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल की परिभाषा। यदि आप अट्रैक्ट हुए होंगे तो आप बिल्कुल छोड़ देंगे। लॉन्ग रेस का घोड़ा यदि आप होंगे, तो निश्चित तौर पे आप चीजों को लेकर सस्टेन करके चलेंगे। जी। बिल्कुल, बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे। मेरा तो मन कर रहा है सर आपको सुनता रहूं मैं बस, आप बोलते हैं मैं सुनता रहूं। सर आप जब नहीं। मुखर्जी नगर में थे, तो मुखर्जी नगर में अपनी कुछ बातों के बारे में बताइए, किस तरीके से आपको वहां पर क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना है, क्योंकि एक आर्थिक पक्ष तो रहता ही है स्टूडेंट की लाइफ में। मैं समझता हूँ कि 90% ऐसे स्टूडेंट रहते होंगे कि आर्थिक पक्ष तो उनको सामना करना ही पड़ता है। तो जब आप वहां पर बिल्कुल रहते बिल्कुल थे, बिल्कुल। तो किस तरीके से आप चीजों को मैनेज करते थे और कैसे स्टूडेंट्स को करना चाहिए? देखिए, मैं नॉर्थ कैंपस में था डीयू का। तो नॉर्थ कैंपस आपका मुखर्जी नगर के बिल्कुल जस्ट बगल में ही है, ज्यादा दूर नहीं है। तो पहले ये था कि सेल्फ स्टडी से ही तैयारी करना है, मतलब यूपीएससी बिल्कुल क्लियर हो गया था थॉट। मैंने 2012 में डिसाइड किया था कि यूपीएससी देना है, आईएएस देना है। और उसके कई कारण हो सकते हैं आपके। कई बार होता है कि आप आसपास लोगों को देखते भी हैं। मेरे पास में भी एक डॉक्टर जुबैर खान है, जो कि मेरे घर के जस्ट बगल में रहते थे, ओके। और वो आईएएस ऑफिसर वो भी बने हैं। 2000 शायद उनका 2007 का सिलेक्शन था, काफी पुराना था। लेकिन जब आप देखते हैं कि हाँ कोई इतने बड़े पद पे है, इतने बड़े ओहदे पर है, तो आप इंस्पायर होते हैं। तो एक फैक्टर तो था कि यदि नहीं हुआ तो फिर सिविल सर्विसेज को लेकर के एक बार कम से कम अपने आप को चेक करना है। मैंने बिल्कुल। कभी सिविल सर्विसेज इसलिए नहीं दिया, या फिर आज भी मेरे देने के अंदर एक है कि सिविल सर्विसेज देना है। तो एक ये है कि एक बार चेक करना है, अपने आप को चेक करना है कि सिविल सर्विसेज में जा करके होता है ना कि उस पैरामीटर को आप क्वालिफाई करते हैं कि नहीं करते। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं ना कि मैं सिविल सर्विसेज, नहीं नहीं मुझे जरूरत ही नहीं, मुझे। मैं कहता हूँ आप लीजिए, छोड़ दीजिए उस एग्जाम को, है ना। आप बिल्कुल। बहानेबाजी मत मारिए, आप उसको लेके छोड़ दीजिए यदि आपको नहीं करना। लेकिन कम से कम एक बार अपने आपको आपको आंकना चाहिए, आंकना चाहिए। तो बिल्कुल। 2007 में जब डॉक्टर जुबैर जी का सिलेक्शन हुआ था, तो उसके बाद फिर मुझे लगा कि एक बार मैं भी आंकूंगा इस एग्जाम के बारे में। सुना तो बहुत कुछ है, तब बहुत छोटे थे, लगभग मैं शायद 8 या 9th क्लास में रहा हूँ, तब की बात है वो। तो वहां से वो एक तरीके से बीज पड़ा, थॉट पड़ा कि ये एक बड़ा एग्जाम होता है इंडिया में, और इसको इसके बाद मतलब चीजें बहुत बड़ी हो जाती है ना। आपके पास आसपास लोगों का मजमा लग जाता है, ऐसा कुछ उस टाइम पे वो थॉट प्रोसेस था। फिर इसके बाद आईआईटी नहीं हुआ। आईआईटी नहीं होने के बाद फिर 2012 में मैंने डिसाइड किया कि सिविल सर्विसेज देना है। और 2012 में सिविल सर्विसेज जरूर देना था, लेकिन साथ साथ में कोई एग्जाम आते थे तो एग्जाम में बैठता था। मतलब ऐसा नहीं रहता था कि एग्जाम में देना ही नहीं है। तो मैंने एसएससी दिया था 2014 में, और उसमें जो एफसीआई है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसके थ्रू ही हुआ था। तो कहने का मेरा मतलब सिर्फ ये है आपसे कि जब आप किसी पाथ की तरफ निकलते हैं, तो मुखर्जी नगर की जो पूरी लाइफ है ना, ये एक ऐसा समुंदर है ना मुखर्जी नगर, जहाँ पे आपको कंफ्यूजन बहुत सारे मिलेंगे। जब आप वहां जाएंगे, बहुत सारे बच्चों के साथ बहुत सारे चैलेंजेस हैं। उन्हें लगता है कि कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, नहीं ज्वाइन करनी चाहिए। तो बिल्कुल। शुरुआत में चूंकि 1-1.5 लाख रुपए की फीस होती है, फीस बहुत ज्यादा है वहाँ पे, है ना। अब तो और ज्यादा बढ़ गई है कोविड के कारण से, थोड़ा बहुत अभी शायद मेरे ख्याल से कम है कि नहीं है, लेकिन लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए की फीस थी उस टाइम पे। और बच्चे को लगता है एक बार कि यदि घर पे बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं है, तो मैं किसी से लूँ ना, सेल्फ स्टडी से काम चला लूँ।
तो शुरुआत में मैंने भी प्लान किया कि एक काम करते हैं, सेल्फ स्टडी से करते हैं। लेकिन यूपीएससी में यदि आप तैयारी कर रहे हैं ना, और आपको लगता है कि आप आएंगे और आते ही चमत्कार हो जाएगा, 1 साल 1.5 साल में आप सेल्फ स्टडी में सारा कुछ पढ़ डालेंगे, कई बार तो 1 साल आपको समझते समझते लग जाता है चीजों को लेकर के। 1 साल समझते, जो एक टॉपर है ना, बहुत सारी चीजें बताते नहीं, यदि रियलिटी में इनसे भी पूछो ये भी बताएंगे, बहुत कंफ्यूज होता है बच्चा। 1 साल तो उसे समझ ही नहीं आता मैं क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं, जीएस में मुझे क्या पढ़ना है, मुझे करंट अफेयर। तो 1 साल मेरा ऐसा ही बीता, 2012 मेरा ऐसा ही बीता। किसी ने कहा डीडी बसु ले आओ, मैं डीडी बसु ले आता था। किसी ने कहा टाटा मैगरा हिल का बहुत अच्छा कंटेंट है, मैं टाटा मैगरा हिल की बुक्स ले आता था। किसी ने कहा कि सुभाष कश्यप बहुत अच्छी किताब है, सुभाष कश्यप भी पढ़ लिया। बुक सेलर वाले के पास जाओ, कहता लक्ष्मीकांत भी बहुत अच्छी होती है, लक्ष्मीकांत भी उठा लाए। ऐसे करके मल्टीपल किताबों का बस एक जखीरा लगता गया, लेकिन कंफ्यूज और ज्यादा होते गए। मैं आपको बताऊं 2012 में वीडियो देखते, पता भी यूट्यूब पे इतनी ज्यादा चीजें थी नहीं, तो कई जो है एक मुझे याद है साय फैजल सर थे, 2009 के साथ आईएएस टॉपर थे, उनका एक वीडियो पड़ा हुआ था। तो उसमें उन्होंने अपने वीडियो में बोला था कि मेरे पास केवल 7 महीने ही बचे हुए थे, पीटी के पहले 7 महीने बचे थे, और 7 महीने में मैंने यूपीएससी क्रैक कर दिया। अब देखो ये बहुत पता नहीं, वो हो सकता है इतने ब्रिलियंट रहे हो और होंगे भी, तो मुझे भी लगा कि उनसे बहुत इंस्पायर था मैं। वो कश्मीर से पहले पर्सन थे जिन्होंने पहली रैंक लेकर के आए थे। तो मुझे लगता था कि शायद ये 7 महीने में किए होंगे, हम भी कमरे में एक बंद हो जाते हैं और बंद होकर के प्रॉपर तैयारी करते हैं, सारी चीजें हो जाएंगी। लेकिन हुआ क्या, तैयारी करते करते 2013 में सिलेबस बदल गया पूरा का पूरा। 2013 में मेंस का पैटर्न बदल गया पूरा, और जब मेंस का पैटर्न हुआ, पहली बार इथिक्स आ गया आपका। फिर उसी दौरान सीसैट आंदोलन चालू हो गया 2014 से। 2014 में सीसैट आंदोलन में मैं सक्रिय भूमिका में रहा हूँ। मुखर्जी नगर में कई लाठियां डंडे मैंने भी खाए, है ना। अच्छा। नीलोत्पल मृणाल थे आपके, हाँ। ये जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी बत्रा सिनेमा हॉल है, यहाँ पे हम बैठते थे, रात रात भर बैठते थे। तो 2014 में फिर थोड़ा सा डाइवर्जन हो गया, तो तैयारी करते तो थे। मैं मतलब जैसे एक होता बहुत फोकस्ड स्टडी हमने 3-4 महीने की, लेकिन अच्छा। हुआ क्या कि लास्ट मोमेंट में जैसे एग्जाम नजदीक आ रहा है, मुझे याद है 2014 में इलेक्शन थे गवर्नमेंट के, तो एग्जाम की डेट बढ़ाई गई थी और 24 अगस्त का एग्जाम हो गया था। पहले मई में यूपीएससी का एग्जाम हुआ करता था, फिर अटेम्प्ट भी 6 कर दिए गए थे और एग्जाम की डेट 24 अगस्त कर दी गई थी। तो मुझे ये था कि मेरे 21 साल पूरे हो रहे थे 2014 में। तो ये था कि 21 साल पूरे हो रहे हैं, तो एक बच्चे के अंदर होता है कि ग्रेजुएशन भी हो रहा है, 21 साल भी हो रहा है, तो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट भी करूंगा। तो जब मैं उस मुखर्जी नगर के माहौल में पहुंचा, वहां देखा सीसैट आंदोलन चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, तो लास्ट टाइम पे बहुत डिमोटिवेट हो गया मैं, बहुत डिमोटिवेट हो गया। और मैंने फॉर्म तो भरा था, लेकिन मैंने उसके बाद ये प्लान किया कि हम अटेम्प्ट नहीं देना, ये अटेम्प्ट नहीं देंगे, क्योंकि अटेम्प्ट देंगे तो फिर पहला अटेम्प्ट वाला सब वो चला जाएगा। अब 21 साल वाला उम्र वाला तो खत्म हो गया, वो जोश खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि जब यूपीएससी का वास्तव में पेपर देखा गया, ये देखा गया कि सिलेबस तो अभी हमने कंप्लीट ही नहीं किया है, अभी हमने इथिक्स पढ़ा ही नहीं, हमने आईआर पढ़ा ही नहीं, हमने इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ा ही नहीं, हमने तो इंडियन सोसाइटी नहीं पढ़ा, हमने तो ये नहीं पढ़ा, हमने तो ये नहीं पढ़ा। बहुत सारी चीजें, मल्टीपल चीजें निकल के आई, जिसमें ये लगा कि हमने तो ये पढ़ा ही नहीं। तो ऐसे में फिर जोश ठंडा हो गया वहां पे, जब रियलिटी से आप फेस करते हैं ना। और इसके बाद फिर वर्कशॉप सेशन, बहुत सारे मेंटोर हैं, जैसे वाईडी मिश्रा सर के बारे में आप जानते हो। वाईडी मिश्रा सर अब नहीं रहे, और मैं उनका शिष्य था। बहुत शानदार फैकल्टी, शायद 1962 से पढ़ा रहे थे, मुझे लगता है मुखर्जी नगर की सबसे सीनियर फैकल्टी थे। तो एक बार मैं उनसे मिला था, मिलने के बाद काफी प्रभावित हुआ, फिर उनके माध्यम से बहुत सारी चीजें बताई गई। तो 2014 फिर मैंने पोस्टपोन कर दिया। और मुखर्जी नगर देखिए, फाइनेंशियली सबके साथ आती है प्रॉब्लम, जो भी मुखर्जी नगर में रह रहा होगा या कहीं भी रह रहा है बच्चा, चाहे वो कटरा में बैठा हो, चाहे वो पटना में बैठा हो, चाहे इंदौर में बच्चे बैठे हो, कोटा राजस्थान में बच्चे बैठे हो, जब आप घर से बाहर आते हैं और घर पे आपकी आर्थिक स्थिति इतनी बेहतर नहीं होती। और मेरे साथ दिक्कत ये था कि आर्थिक स्थिति इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन एक सेल्फ स्टीम बहुत ज्यादा होता है बच्चे के अंदर, जो कि मेरे ख्याल से मूर्खता है, महामूर्खता है। यदि आपके घर में व्यवस्था है पैसे की, तो आप ये इमोशनली मत सोचिए कि आप घर वालों का पैसा नहीं खर्च कराना चाहते। क्यों? क्योंकि यदि उस टाइम पे आप ज्यादा से ज्यादा 50-60 हजार 70 हजार रुपए ज्यादा खर्च हो जाएगा, तो आपका टाइम ज्यादा बच जाएगा। जो आपका पोटेंशियल वर्क होता है, उस टाइम को आप इन चीजों में बिगाड़ देते हैं अपना। तो काफी टाइम ये इमोशनली सोचना, यही इमोशनल मैनेजमेंट की बात है कि उस समय इमोशनल मैनेजमेंट था नहीं, तो घर से ज्यादा मंगवाते नहीं थे। ये था कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, इतने में काम चला लेंगे। और फिर उसका इम्पैक्ट दिखता है चीजें, जैसे आप बुक्स के साथ, बच्चा बुक्स के साथ कंजूसी करता है कि यार किताब ही नहीं खरीदता। एनसीईआरटी यदि पढ़नी है, एनसीईआरटी इधर उधर से ले लिया, पढ़ लिया, अपने खुद के नोट्स नहीं बन पाते उसके कभी भी। तो ये छोटे छोटे कंप्रोमाइज नहीं करने चाहिए बच्चे को। वो सारी कंडीशंस तो रही, लेकिन फिर फाइनली 2016 में ये था कि एक
प्रेशर आपको भी खुद महसूस होता है कि आप कब तक घर से लोगे, है ना। बिल्कुल। एक ये जब दिमाग में ये आता है ना कि अब कब तक लेना है, तो फिर ये होता है कि चलो अब एग्जाम देते ही है। जबकि हाँ। इसके पहले 2014 में मेरा पॉजिटिव रिजल्ट था, और अच्छा। 2014 का जो एमपीपीएससी का था उसका पीटी भर क्वालिफाई हुआ था, फिर इसके बाद मेंस मैंने दिया ही नहीं, क्योंकि मेरा जो है 2014 में व्यापम का कुछ इशू चल रहा था, तो एग्जाम पोस्टपोन भी बहुत हो गया, तो फिर मैंने दिया भी नहीं उसको। फिर यूपीपीसीएस में लग गया, इधर पे ज्यादा चांसेस लग रहे थे कि शायद ये हो जाएगा, और एक साथ आईएएस और यूपीपीसीएस दोनों का नतीजा ये हुआ कि दोनों ही नहीं हुए। मेरा सबसे बड़ा मतलब एक कह सकते हैं कि बहुत गलत डिसीजन था कि एक साथ दोनों एग्जाम नहीं देने चाहिए आपको कभी भी। जब आपकी बहुत सीरियस तैयारी हो, बहुत सिंसियर तैयारी हो, तो आप कोई एक दीजिए, या तो यूपीपीसीएस दीजिए, या तो स्टेट पीएससी दीजिए, कोई भी जो आप दे रहे हैं, या तो आईएएस दीजिए, क्योंकि दोनों एग्जाम का फॉर्मेट बहुत अलग है। यूपीएससी बहुत अलग चीज है और पीसीएस बहुत अलग चीज है ना। तो मुखर्जी नगर का जो समय था वो एक स्ट्रगल फेज था, उस समय लग रहा था, लेकिन मुझे आज लगता है कि जो मजबूती उस टाइम पीरियड पे आई, जो स्ट्रेस झेलने की क्षमता उस टाइम पे आई, हमने लगातार 10 से 12 घंटे 13 घंटे लगातार जो पढ़ाई की उस टाइम पीरियड पे, अभाव में रह करके भी, उसका बेनिफिट आज दिखाई देता है ना। आज भी कम से कम ये है कि वो नॉलेज ही है जो नॉलेज आज देने में सबको अच्छा लगता है ना। वही नॉलेज है जो कि हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसी को प्लस कर रहे हैं। तो जब कभी आपके पास, देखिए मैं एक चीज बताता हूँ उनकी जी, बहुत अच्छी चीज है। आप यदि लोवेस्ट आप बैकग्राउंड रहा ना, आपका फैमिली बैकग्राउंड हो या किसी तरीके का बैकग्राउंड हो, तो आपके पास एक चांस रहता है कि यदि आप मैक्सिमम, आपका रेंज हो सकता है, आप कुछ भी करेंगे, आप मैक्सिमम रेंज तय कर सकते हैं। जैसे मैं बताऊं, इसको अन्यथा मत लीजिएगा, जैसे अभी हाल फिलहाल में गांधी परिवार से, जैसे हमारे राहुल गांधी जी, राहुल गांधी जी एक प्रधानमंत्री के पुत्र हैं, समझ रहे हैं। जी। रेंज उनका क्या हो सकता है, मैक्सिमम वो क्या बन सकते हैं, पीएम ही बन सकते हैं ना। हम्म। लेकिन जो नरेंद्र मोदी जी हैं, अभी वर्तमान के जो प्रधानमंत्री हैं, इनका रेंज देखिए, ये ऐसे परिवार से हैं जिनके पिता चाय बेचते थे, और चाय वाला व्यक्ति जब प्रधानमंत्री बनता है तो उसका परास देखिए, रेंज देखिए, बहुत ज्यादा। है ना। जी। बड़गांव के एक स्टेशन से निकल के दिल्ली में सेंट्रल विस्टा में बैठना, ये साधारण बात नहीं। आप एक रेंज बिल्कुल। देखिए कि आप अमेरिका के मेडिसन स्क्वायर में जाकर के भाषण दे रहे हैं, समझ रहे हैं बात को। बिल्कुल। और एक यदि प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री बन गया तो बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है, आपका रेंज इतना ही रखेगा। तो यदि बिल्कुल। प्रकृति ने आपको बहुत सारी चुनौतियां दी हैं, आपको बहुत सारे चैलेंजेस दिए हैं, आपको बहुत सारे अभाव दिए हैं, तो आप ये देखिए कि आपको एक बहुत बड़ा अवसर भी दिया है। कल के दिन जब आप अपना इतिहास किसी को बताएंगे, कल के दिन जब आप ये बताएंगे, तो आप बहुत इंस्पिरेशन आपके अंदर होगी, और आपको वो टाइम जो आपका प्रीशियस टाइम होगा ना, वो टाइम आप शायद तब महसूस न कर पाए जब आपको चीजें सब कुछ हो जाए। तो इसलिए मेरा मानना था कि वो जो स्ट्रगल नेचर ने दिया, उस स्ट्रगल को आपको फील ही करना चाहिए हर कंडीशन में। यदि आप उस स्ट्रगल को फील नहीं करते, तो शायद आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा बड़ा नहीं कर पाएंगे, है ना। वो फाउंडेशन क्रिएट करने का टाइम पीरियड होता है, जिसको आप समझते हैं कि ये टाइम पीरियड शायद आपका बहुत ज्यादा स्ट्रगल है। हाँ जी, बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। और मैं ये कई बार बात बोलता भी हूँ, अगर आपने तैयारी के दौरान मैनेजमेंट नहीं सीखा, कुछ विपरीत परिस्थितियां नहीं देखी, तो तैयारी कैसे करी। तैयारी का तो मतलब यही है, केवल पढ़ने लिखने से जी जी एग्जाम अगर क्वालिफाई होने वाला होता सर, तो फिर जो 90% है, 80% है, सिर्फ वही क्वालिफाई कर पाते। लेकिन ऐसा तो नहीं बिल्कुल है। सही बात। जो हार्डवर्क नहीं, है बिल्कुल हमारा, नहीं। है ना सर, आप इस जी बात को मानते हो कि जी अगर पढ़ने लिखने से सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई हो रहा होता, तो सिर्फ वही क्वालिफाई करते, और ऐसा होता नहीं है। तो हमें मैनेजमेंट हमारा जी बहुत जरूरी है। सर मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है, आखिरी नहीं, सॉरी, नेक्स्ट सवाल ये है कि जी। अब हम अगर आपको देखते हैं, आप हमारे सामने हैं, क्या अब आपके आजाद सर के दिमाग में क्या अभी नकारात्मक सवाल कुछ ख्याल आते हैं कि अभी मुझे डिमोटिवेशन हो रहा है, या मुझसे ये नहीं हो पाएगा? अगर आते हैं तो आप उनको कैसे टैकल करते हैं इस स्टेज पर आकर के? देखिए, थॉट है, थॉट आना आप बंद नहीं कर सकते, है ना। हम्म। मेरा मानना यह है, मैं बच्चों को भी ये बताता हूँ कि हमारे ब्रेन का, हमारे थॉट का एक नेचर है। मन की एक प्रकृति है। मन की प्रकृति है भागने की, हर तरफ हम्म। भागेगा वो। यदि निगेटिव थॉट आपके ब्रेन पे आएगा ना, तो वो निगेटिव ही सोचेगा, समझ रहे हैं ना। उसके बिल्कुल। दिमाग में निगेटिव ही आना चालू हो जाएगा। यदि आप एक निगेटिव थॉट लेकर के आएंगे, जैसे मान लीजिए आपके दिमाग में आ जाए कि मेरा नहीं हो पाएगा, इसके बाद हम्म। फिर वो इतनी सारी कड़ियां जोड़ना चालू करेगा ना, नहीं हो पाएगा तो घर वालों का क्या होगा, पिताजी को कैसे बताऊंगा, गाँव जाके क्या बताऊंगा, उसको क्या रिप्लाई करूंगा, है ना, फिर मैं आगे क्या करूंगा, मैं कब के। तो ये एक थॉट आपको मल्टीपल टाइम पे फिर वो बढ़ता चला जाता है। तो ये बिल्कुल। सबके साथ होता है, थॉट आना नहीं रुकते हैं। हम्म।
कई बार ऐसा होता है कि हम कोई काम चालू करते हैं, तो चालू करने के बाद हमें ये लग जाता है कि शायद मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, या कई बार करते करते होता है कि इसको चलो बहुत हो गया, अब इसको छोड़ देते हैं, कुछ दूसरा ट्राई कर लेते हैं। तो मेरा सिर्फ मानना ये है कि जैसे अभी का टाइम पीरियड है, अभी तो जब कभी मुझे किसी तरीके की यदि कोई दिक्कत होती है, मैं इतने अभावों से निकल के आया हूँ ना, कि जब मुझे कभी कोई दिक्कत होती है कि ये प्रॉब्लम हो गई कि चलो आज पैसे नहीं है, कई बार ऐसा होता है ऑफिस में। आप तो देखिए संस्था जब आप चलाते हैं ना, मैं आपको रफली एस्टिमेट बताता हूँ, नॉर्मली आपके खर्चे 10 से 12 लाख रुपए नॉर्मली खर्चे होते हैं संस्था के। कई बार होता है किसी किसी टाइम पीरियड पे कि पैसे ही नहीं होते, है ना, कंडीशन ही आ जाती है, बहुत सारी कंडीशन होती है, बच्चों को लगता है कि नहीं नहीं ये सब चीजें बहुत आसान चल रही है ना, बहुत नॉर्मल लाइफ चल रही है। मैं आपको बहुत खुल के बोल रहा हूँ, ये सारी चीजें लोग नहीं बताते हैं, सबके साथ होता होगा जो भी चलाते हैं, क्योंकि जब एक टाइम ऐसा आता है आपकी लाइफ में कि आपकी खर्चे फिक्स हो जाते हैं और आपकी इनकम फिक्स नहीं होती है, चीजें आपकी फिक्स नहीं होती हैं, तो आप बहुत सारी चीजों को लेकर के डिमोटिवेट भी होते हैं, आप परेशान भी होते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि जब कभी ये कंडीशन आपको आती है, तो आपको एक बार पीछे मुड़ के जाना चाहिए कि आपके पास था क्या और आज के टाइम पे आपके पास क्या है। समझ रहे हैं ना? नॉलेज को लेकर के भी यदि आपको कभी ये लगता है कि आप मान लीजिए कोई बुक पढ़ रहे हैं, मान लीजिए लक्ष्मीकांत ही पढ़ रहे हैं, लक्ष्मीकांत आपने पूरी पढ़ डाली और पूरी पढ़ने के बाद आपको लग रहा है कि ये मुझे याद ही नहीं हुई, मेरे दिमाग में बैठी ही नहीं है किताब, मैंने पढ़ डाला अपना। लेकिन यदि आपने 2 महीने उस किताब को पढ़ा है, तो पढ़ने के बाद उसमें पॉसिबल ही नहीं है कि आपने टर्म्स कुछ सीखे ही ना हो। यानी कि आप 2 महीने पहले कुछ नहीं थे, आप जीरो कंडीशन में थे, और 2 महीने के अंदर उसका कुछ तो रिजल्टेंट निकल के आया है। तो मेरा मानना ये है कि जब कभी आपको ये लगता है कि शायद आप आपकी लाइफ में कुछ बदल नहीं रहा, आपके पास कुछ है नहीं, कुछ चीजें हो नहीं रही हैं, तो ऐसे में एक बार आपको अपना पास्ट देखना चाहिए कि आप किस पृष्ठभूमि से निकल के आए हैं। और मेरा मानना यह है कि जब कभी ये कंडीशन मेरे साथ आती है, कई बार बहुत सारे निगेटिव थॉट आ जाते हैं, ब्रेन में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, तो मैं तो बच्चों के साथ चला जाता हूँ, स्टूडेंट के साथ बैठ जाता हूँ और उस पूरी एनर्जी को पूरी तरीके से कन्वर्ट कर देता हूँ, रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है, जब भी कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, कोई समस्या आती है, और आज भी मेरा फेवरेट प्लेस है, मैं कई बार होता था, अब तो नहीं है, पहले होता था कि जब मुखर्जी नगर में रहता था और बहुत ज्यादा परेशान हो जाता था, कई बार थॉट आते थे कि यार कभी नहीं होगा तो क्या होगा, कभी ये नहीं हुआ तो क्या होगा। तो मैं अब आपको बड़ा अजीब लगेगा, बच्चों के साथ तो मैं कई बार साझा कर चुका हूँ। कई बार मैं आता था, सेंट्रल सेक्रेटरीट उतरता था, केंद्रीय सचिवालय, वहीं पर आपका नॉर्थ ब्लॉक है, साउथ ब्लॉक है, राष्ट्रपति भवन के पास, वहीं पे आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री है, फॉरेन विदेश मंत्रालय है, उनके बाहर बैठ जाता था। बस ये दिमाग में एक चीज चलती थी कि यार इन्हीं डिपार्टमेंट में काम करना है कभी, बस ऐसे चलता था बस दिमाग में। ये बहुत पागलपन वाली चीज है, अभी भी मेरे साथ होता है कि कई बार मैं जाता हूँ राजपथ में, बहुत इमोशनली लगाव होता है। तो चलो हम दिल्ली में रह रहे हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं रहते इन जगहों पे, तो आपको कुछ ना कुछ अपना एक रिप्लेसमेंट ढूंढना पड़ेगा, ये समझिए। जब आप डिमोटिवेट होते हैं, पर कोई कुछ कुछ बच्चे सॉन्ग सुनते हैं, गाना सुनते हैं, गाना सुन के आपको मोटिवेशन आ जाता है ना। कुछ लोग पढ़ते हैं, पढ़ने से मोटिवेशन आ जाता है। मेरा मानना है कि जब आप डिमोटिवेट हो तो कुछ ना कुछ आपको एक ऐसा चीज सुनना चाहिए। मैं घूमता हूँ, जब डिमोटिवेशन बहुत ज्यादा आता है ना, मैं घूमने निकल जाता हूँ, कोई ना कोई एरिया घूमना चालू कर देता हूँ, तो वो क्या होता है, रिप्लेस हो जाती है, वो जो ब्रेन के जितने भी निगेटिव वेव्स है ना, वो निकल जाते हैं। तो आप अपनी निगेटिविटी को कैसे हैंडल करेंगे, ये भी आपको सीखना पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो आप किसी का सानिध्य ले सकते हैं, कोई अच्छा मित्र मिल गया तो भी बहुत अच्छी बात है, कोई अच्छा मित्र हो गया, आप घूम सकते हैं, अपनी हॉबी के साथ जा सकते हैं, कुछ ना कुछ आपको रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, उसका दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं है ना। तो बस यही होता है कि उस एनर्जी को कैसे कन्वर्ट करना है। निगेटिविटी तो आती है, हर चीज में आती है, कई बार कोई प्रॉब्लम बनी रही, कभी कोई प्रॉब्लम बनी रही, कभी कोई प्रॉब्लम बनी रही, कभी कोई प्रॉब्लम बनी रही। तो प्रॉब्लम जब तक जीवन रहेगा, मैं बच्चों को एक बात बताता हूँ कि आप घर से निकलोगे तो सारी लाइट ग्रीन नहीं रहेंगी, कहीं पर रेड लाइट आएगी, वहां पे गाड़ी रोकना पड़ेगा और इंतजार करना पड़ेगा उसके ग्रीन होने का। समझ रहे हैं? तो जीवन भी ऐसे ही चलता है, जब आप जीवन में चलेंगे तो कई बार ऐसी कंडीशन आएंगी कि आपके घर में हो सकता है हेल्थ इशू ऐसा बिगड़ जाए, आपका हेल्थ खराब हो जाए, परिवार में कुछ हो जाए। अभी बीच में मेरे फादर को मतलब डॉक्टर ने बोल दिया कैंसर होगा, कैंसर टाइप में कुछ उनको बन रहा था। तो कई बार ऐसी चीजें आएंगी कि आपको लगेगा कि ये क्या हो गया, ऐसा आपने सोचा ही नहीं था। लेकिन वो कंडीशन को आपको ये समझना है कि ये लाइट ग्रीन जरूर होगी, है ना। जीवन में एक एग्जांपल मैं ईसीजी का देता हूँ। आप ईसीजी जानते हैं ना, इलेक्ट्रिक ऑडियो, जो हमारे हृदय की हार्ट बीट होती है, तो आप टीवी वगैरह में देखते हैं ना, वो ऐसे चलती रहती है ना, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, उसका एक वो उसका नेचर है। और यदि वो सीधी चालू हो जाए, यदि वही लाइन आपकी सीधी हो जाए, उसका मतलब समझते हैं ना क्या होता है।
खत्म, डेड। उसका मतलब है कि आपकी जीवन खत्म है। तो जब तक जीवन है, कभी आप सकारात्मक रहोगे, कभी नकारात्मक रहोगे, कभी सकारात्मक रहोगे, कभी नकारात्मक रहोगे। और मैं एक चीज बता दूं, कल के दिन हम आईएएस बन गए, पीसीएस बन गए, आप किसी भी डिपार्टमेंट चले जाइए, आज के टाइम पे कई बार तो इतने सारे लोग फोन करते हैं जो डिपार्टमेंट में ऑलरेडी हैं, सिर्फ मोटिवेशन के लिए कि सर बात बहुत परेशान हुआ, सीनियर ने डांट दिया, आज ये हुआ, आज वो। शाम को बैठ के वो पूरी पूरी कहानी चालू करते हैं, तो मैं भी थोड़ी देर बैठ के कि चलो ठीक है यार, थोड़ा सा इनको मोटिवेट करते हैं, दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं। तो ऐसा नहीं कि कल के दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा या कुछ भी आप हो जाएंगे तो आपका ये टेंशन खत्म हो गया। नहीं, तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो आईएएस रहते हुए भी उन्होंने अपने आप को, अपनी जीवन लीला को खत्म कर दिया। एक बिहार के आईएएस अधिकारी थे, यहाँ गाजियाबाद में आके ट्रेन के आगे खत्म हो गए। तो कहने का मतलब है कि जीवन में आपकी जब तक जिंदगी रहेगी, कहीं ना कहीं पे पॉजिटिव और निगेटिव आपकी लाइफ में होता ही रहेगा। चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे, ये आपको क्लियर करना पड़ेगा कि उन चैलेंजेस को लेकर आप कैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। सारा का सारा रोल आपके वातावरण का है, जैसा आप वातावरण बनाएंगे वैसे आप हो जाएंगे, है ना। और ये वातावरण आपके यहाँ चलता है, इस वातावरण पे आपको काम करना है। जैसे ही अपना दृष्टिकोण बदलेंगे, वही चीज आपको बेहतर लगने लग जाए, है ना। बिल्कुल सर। देखिए भाई, सबके साथ परेशानी होती है, जीवन है, परेशानी सबके साथ होती है। ऐसा बिल्कुल मत सोचे कि प्रकृति ने, समाज ने मेरे साथ साजिश कर रखी है। कई लोग ऐसा सोचने लगते हैं कि मेरे साथ साजिश हो रही है, एग्जाम वाले मेरे साथ साजिश कर रहे हैं, मेरी किस्मत ही खराब है, पड़ोसी मेरे साथ साजिश कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, सबके साथ परेशानियां होती है, उनको आप कैसे टैकल कर रहे हैं ये आपकी क्षमता है। अगला सर हम आगे बढ़ते हैं। एक मुखर्जी नगर एक स्टूडेंट आता है 21 साल की उम्र में, आईएएस का ड्रीम अपने दिमाग में लेते हुए, लेकिन वो यूट्यूब और टीचिंग की तरफ कैसे करके जाते हैं, इस तरफ कैसे रुझान अब होता ये है? एक बहुत बड़ा प्रचलन हो गया है कि बहुत सारे लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करने आते हैं, फिर इसके बाद एकेडमिक चले जाते हैं। मैं एक चीज बताऊं, मैंने एक चीज देखी है आईएएस को लेकर, खासकर हिंदी मीडियम में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो एक पर्टिकुलर ये था कि कुछ नहीं करेंगे तो चलो आईएएस ही कर लेते हैं। या कुछ लोग ऐसे आते हैं, मैं उनको ये बोलता हूँ कि ये लोग जाकर के अफवाह फैलाते हैं कि हम आईएएस की तैयारी करते हैं। समझ रहे हैं ना। आईएएस का जो आपका माइंडसेट होता है ना, जो आपको उसको लेकर के काम करना होता है, उसको लेकर के जितना आपको वर्क करना होता है, यदि आप उस चीज को लेकर के नहीं जाएंगे ना, तो आप अल्टरनेटिव किसी न किसी में जाके इन्वॉल्व हो जाएंगे। टीचिंग टीचिंग एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज के टाइम पे आप देखिए, यूट्यूब पे इतनी सारे चैनल हो गए हैं, इतने सारे प्लेटफॉर्म हो गए हैं कि कोई कुछ भी बोल रहा है। और अब तो जैसे पहले हम बात करते थे मीडिया को लेकर के ना, कि मीडिया टीआरपी को लेकर के काम करता है, कुछ भी खबरें दिखाता है, वैसे अब यूट्यूब में भी हो गया है। थंबनेल लगाए जाते हैं ऐसे ऐसे, बच्चों को बरगलाया जाता है, कंटेंट को लेकर अंदर कंटेंट कुछ नहीं है, उस चीज को भी दिया जाता है। पूरी तरीके से व्यवसायीकरण हो गया है ये चंद चीजों को लेकर। तो कहीं ना कहीं पे ये भी एक अपराध है सोसाइटी को लेकर के। और जो लोग कहीं ना कहीं पे एक टीचिंग की तरफ, जैसे कि मैं आपको एक बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूँ, आज के टाइम पे आप बैठे हुए हैं अनअकैडमी में, डॉक्टर रोमन सैनी है जी। एज अ सिविल सर्विसेज की लाइफ, कई बार हमारी बातचीत 1-2 बार हुई है मेरी उनसे, डायरेक्टली बात होती रहती है, फेसबुक के साथ कनेक्ट रहते हैं। तो अब उनकी लाइफ को देखिए, एक ऐसे गोल के साथ वो जुड़े, सिविल सर्वेंट रहे, लेकिन ऑलरेडी उन्होंने उसको रिजाइन किया, टीचिंग की तरफ उनका रुझान बहुत अच्छा था और उनका एक थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा था, और चीजों को लेकर के उन्होंने आज एक रेवोल्यूशन किया, एजुकेशन के क्षेत्र में वर्क किया इस चीज को लेकर के। तो ये आपका थॉट प्रोसेस होता है कि आप सोसाइटी को यदि कुछ बड़ा देना चाहते हो, बेहतर देना चाहते हो, क्योंकि मेरा कहना है कि टीचर का मतलब है कंस्ट्रक्शन, वो कुछ रचना करे, वो कुछ क्रिएट करे, क्रिएशन करे, तो आप शिक्षक हो। शिक्षक का मतलब ये नहीं कि आप जो ढर्रा चला आ रहा है उसी ढर्रे को लेकर के चल रहा है ना, वो शिक्षक नहीं है। आप तो फिर फॉलोअर बन गए। शिक्षक एक फॉलोअर नहीं होता, वो कंस्ट्रक्ट करने वाली चीज होती है। चाहे आप एक समाज में लोगों के माध्यम से कंस्ट्रक्ट कर रहे हो या कुछ नई चीज देने की कोशिश कर रहे हैं। तो यदि आपके अंदर ये वैल्यू है कि आप समाज को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं, उसको ढाल सकते हैं किसी रूप में, तो निश्चित तौर पे इस फील्ड की तरफ आपको आना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में मैं तो कहता हूँ बाकी चीजें बहुत बेहतर है ना। और मुखर्जी नगर से इस फील्ड में जुड़ जाना, ये भी कई बार एक्सीडेंटल ही होता है। मेरे साथ तो ये फील्ड एक्सीडेंटल ही थी। मैं सिर्फ इस फील्ड में इसलिए आया था कि मैं कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा, एक्सपीरियंसेस साझा करूंगा, और मैं पूरी तरीके से रम गया हूँ इस फील्ड में। मैं आपको सच बता रहा हूँ, 18 से 19 घंटे यदि मैं काम करता हूँ तो सिर्फ स्टूडेंट के लिए काम करता हूँ, सिर्फ स्टूडेंट के लिए पूरा रम गया हूँ। और इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आने वाले 2-3 साल तक और रम के काम करना है, इसके बाद फिर रम के ही छोड़ देना है, फिर दूसरे फील्ड में स्विच कर जाना है। इसलिए बस 2 साल 3 साल और हाँ जी। फिर वहां भी फिर ऐसे ही काम करना है रम के।
हाँ फिर वहां पे रम के काम करना है। अच्छा सर, कोई भी बहुत फील्ड हो बढ़िया। सकती है, जैसे मैं एक एनजीओ चलाता हूँ आजाद फाउंडेशन के नाम से, हम्म। और काफी सारे नीति आयोग के कुछ प्रोजेक्ट हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अभी एक दो प्रोजेक्ट हैं जिसमें मेरी बात चल रही है, ओके। नीदरलैंड गवर्नमेंट के साथ एक दो प्रोजेक्ट हैं जिसको लेकर के बात चल रही है। यहाँ पे नमामि गंगे योजना है, तो यमुना की सहायक हिंडन नदी है गाजियाबाद में। इसके हम्म। अलावा आपका जो यहाँ पे गाजियाबाद में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ दो तीन चार प्रोजेक्ट हैं जिनको लेके काम कर रहे हैं। तो हम्म। बहुत सारी चीजें, प्लेटफॉर्म की कमी नहीं है। मतलब मुझे नहीं लगता कि आईएएस जैसा प्लेटफॉर्म, वो तो है कि ठीक है वहां पहुंच गए तो थोड़ा सा आपका दायरा और वो सारी चीज बड़ी हो जाएगी, हम्म। लेकिन आप कहीं पे भी रह के यदि आप काम करना चाहते हैं ना तो आप काम कर सकते हैं, है ना। बिल्कुल सर। एक मीडिया ग्रुप, मैं एक मीडिया ग्रुप भी चलाता हूँ, शायद आपको जानकारी हो या नहीं हो, आजाद भारत न्यूज करके मेरा प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल तो सर। उस हाँ, तो कहीं ना कहीं पे बस आपको काम करना है, आप कहीं भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि एडमिनिस्ट्रेशन पे ही काम करने का मौका मिले, नहीं मिलेगा। यदि वहां मिलता है तो एक जरिया बन जाएगा, नहीं मिलेगा तो हम्म। बहुत सारी प्लेटफॉर्म है, गवर्नमेंट के बिल्कुल। साथ एज एनजीओ वर्क करेंगे जी। सबसे ज्यादा जरूरी है इच्छा होनी चाहिए, इच्छा होगी तो इंसान हाँ कर ही लेगा कहीं बिल भी काम। बिल्कुल। मेन है सोच, आपकी थॉट है, जब आपके थॉट हाँ। आएगा तो उसके एक्शन में वो कन्वर्ट होना चालू हो जाती है बिल्कुल जी। सही कहा सर, एकदम। सर एक बात बड़ी फेमस है जिसमें मैं आपसे जानना चाहूंगा इस बारे में, कि हर कहा जाता है कि हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे किसी महिला का हाथ होता है। आप जी बताइए, जी। आपका आपका इस बारे में क्या कहना है? हर सक्सेसफुल इंसान, बिल्कुल महिला का बिल्कुल रोल होता है। महिलाएं तो ये समझिए, मैं तो बताऊंगा मेरे घर पे मेरी मदर नहीं होती तो शायद हम पढ़ भी नहीं पाते आज के टाइम पे। मेरे फादर की सक्सेस में, या फादर ने आज जो भी अचीवमेंट की, मैं तो कहता हूँ हर एक अचीवमेंट हमारे फादर की है। अपने हम्म। बच्चों को उन्होंने गवर्नमेंट जॉब में भी भेजा है, उनके बच्चे आज जो है, आज कम से कम उन्हें प्राउड फील होता है कि मैंने, मेरा बच्चा ऐसा है जिसका थॉट प्रोसेस है कि वो कंट्री के लिए कुछ करना चाहता है। हम्म। तो कहीं ना कहीं पे इसमें सबसे बड़ा रोल मदर का ही होता है घर पे। यदि अच्छा माहौल नहीं हुआ परिवार में, शुरुआत तो देखो आपके जीवन में माँ से होती है ना, बिल्कुल स्टार्टिंग वहीं बिल्कुल से होती है, बिल्कुल मैक्सिमम टाइम आप वहां पे करते हैं। इसके बिल्कुल। बाद माँ के बाद आपके जीवन में हो सकता है फिर अगला चरण होता है आपका, आपका वैवाहिक जीवन आता है। हम्म। वैवाहिक जीवन में भी यदि एक आपको अच्छा लाइफ पार्टनर मिल गया तो शायद आप बहुत बेटर कर सकते हैं, बहुत बेस्ट कर सकते हैं। और हम्म। यदि आपने कहीं ना कहीं पे वहां पे आपसे कोई ना कोई गड़बड़ हो गई तो फिर हो सकता है आपका जीवन डिस्टर्ब भी हो जाए, है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। बिल्कुल बहुत जरूरी होता है एक परिवार में, यदि आप अपना एक पारिवारिक जीवन आपका है तो उसमें बिल्कुल महिला का सबसे ज्यादा योगदान होता है वो ना। तो है आपको बिल्कुल। लगता है हमारे समाज ने, हमारी इकोनॉमिक व्यवस्था ने महिलाओं की जो वर्क है उसको उन्होंने प्रोडक्टिव नहीं समझा, उसका कोई भी एक्सपेंस नहीं, उसकी वैल्यू नहीं दी गई। घर में हम्म। चाहे वाइफ की वैल्यू हो या मदर की वैल्यू, उनके काम की वैल्यू नहीं दी गई, लेकिन यदि आप उसकी वैल्यू निकालने लग जाएंगे तो पुरुष की तो वैल्यू कुछ है ही नहीं, बिल्कुल समझ रहे हैं ना। जो बिल्कुल सर। क्रिएशन का काम है, मतलब जो हम एक माँ को एक टीचर के तौर पे देखते हैं या महिला को एक टीचर के तौर पे देखते हैं, वो भी कंस्ट्रक्शन का काम करती है, वो भी सोसाइटी हम्म। को कंस्ट्रक्ट कर रही है। तो बिल्कुल महिला का तो बहुत बड़ा योगदान है, मैं तो इस चीज को सबसे प्रायोरिटी में रखता हूँ। और हेड्स ऑफ है उनके लिए, मतलब मैं कह सकता हूँ कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, तुच्छ प्राणी है ये समझ लीजिए। बिल्कुल उनके सर। आगे तुच्छ है, मतलब घर पे मैं जब जाता हूँ अपने घर पे, मैं अपनी भाभी को देखता हूँ काम करते हुए, अपने घर पे अपनी माँ को काम करते हुए देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि हम तो कुछ करके ही नहीं है, समझ रहे हैं ना। हर वाह सर। तरीके से मैनेज करती हैं, इमोशनली भी मैनेज करती हैं। घर में मेरी मदर तो पिता का हाथ भी बटाती थी इकोनॉमी में। तो माँ, और जो घर पे यदि ये समझदारी के ऊपर है, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है, यदि बिल्कुल। आपके जीवन में कुछ अच्छे लोग इस तौर पे आ गए तो फिर कुछ, है ना। तभी तो ये हमारे उपनिषदों में प्राचीन काल से परंपरा चली आ रही है आपकी, हम्म। है ना, जहाँ महिला का सम्मान होता है जिस घर में, और जिस घर में महिला भी, महिलाओं का भी इसमें रोल है कहीं ना कहीं पे बहुत बड़ा, है ना, तो वो घर फिर स्वर्ग ही है, फिर उससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता, और वहां की तरक्की कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल सर, ये तो बिल्कुल जी सही बात कही आपने। जी अच्छा सर, जी। बहुत अच्छी अच्छी बातें आज आपसे हो रही हैं। इसी क्रम में आप मुझे बताइए कि सर, विभिन्न विषयों के बीच में आपकी इतनी मजबूत पकड़ कैसे है, और कैसे स्टूडेंट इसको कर सकते हैं? जैसे आप हर चीज आ, को बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं, बहुत आसान तरीके से समझा देते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इंटरलेट करते हुए, उस तरीके से स्टूडेंट कैसे करके सीखें समझें, इसमें बताइए जरा। देखिए अंकित जी, इसमें सबसे बड़ी चीज नॉलेज का तो रोल है ही, कि कम से कम आपको विषय की आपकी समझ होनी, है ना। हम्म। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका टीचिंग स्किल, आपका कम्युनिकेशन स्किल। ये दो हम्म। चीजें बहुत जरूरी चीजें होती हैं, कि जो भी बात आपको बतानी है, अब ये कम्युनिकेशन स्किल जो होती है, ये आपको समझना पड़ेगा कि आपके साथ जो लोग बैठे हैं कैसे आप उनको आसान भाषा में पढ़ा सकते हैं। जैसे कि हम्म। अभी इस समय एजुकेशन इंडस्ट्री में हमारे ही फील्ड से हैं,
खान सर हैं आपके, है ना, एक अच्छे शिक्षक के तौर पे, बहुत जी। अच्छा लगता है, मैं उनको खुद भी सुनता हूँ। या फिर बहुत सारे शिक्षक हैं, विकास विद्याकीर्ति सर हैं आपके, बहुत सारे मल्टीपल टीचर हैं। या फिर हमारी पर्सनल लाइफ में एक टीचर हैं, आप शायद जानते हो, आरती सिन्हा सर हैं। ऐसे कई सारे शिक्षक हैं। या फिर मैं भी जो है प्रयास यही करता हूँ कि चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, देना है, परोसना है। यदि आपके पास ज्ञान है, आपके पास नॉलेज है, तो उसको इस तरीके से परोसिए कि सामने वाला उसे खाए और पचा पाए, इमोशनली पचा पाए और ले पाए। तो नॉलेज तो देखो एक पक्ष है, बिना नॉलेज के तो आप कुछ भी तो नहीं पढ़ा सकते, उसको लेकर के आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ेंगे तो नॉलेज आ जाएगी आपकी। लेकिन आपको अपने डिलीवर करने के स्किल पे भी काम करना पड़ेगा कि कैसे आपको इसको इजिली डिलीवर करना है, बच्चों तक पहुंचाना है, किसी को भी देना। खाना तो आप बहुत अच्छा बना दे रहे हैं, लेकिन उस खाने को परोसने की यदि आपको शैली आ गई तो बहुत सुंदर भी दिखने लग जाएगा और खाने वाले को भी मजा आ जाएगा। तो बस बात यही है कि अपने नॉलेज पे काम करिए, और नॉलेज पढ़ने से ही आएगी। इसका कोई मंत्र नहीं है, कोई दवा नहीं है, कोई जड़ी बूटी नहीं है। इसके पीछे एक हार्डवर्क है, एक मेहनत है। आप जब लगातार काम करते हैं, किसी सब्जेक्ट पे कमांड बनाते हैं, तो आप लगातार वर्क करते हैं। आप ज्योग्राफी पढ़ाते हैं तो ज्योग्राफी पे ऑलरेडी आप पहले से वर्क करते हैं, या फिर उसको लेकर आपने ऑलरेडी काम कर रखा है। आज भी हम पढ़ाते हैं तो पढ़ाने के लिए उसको लेकर के रिसर्च करते हैं, है ना। जब मैं कोई एक सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ तो उसके पीछे 4 से 5 किताबों को लेकर के फिर क्लास के अंदर बच्चों के साथ जाता हूँ कि भाई किसी भी तरीके से कोई दिक्कत ना है, कंफ्यूजन ना है। तो टीचर पीछे काम करके यदि जाएगा या कोई भी काम कर लेगा, यदि उसकी डिलीवरी पावर अच्छी है, तो निश्चित तौर पे कोई भी चीज को आसानी से समझा सकता है। बिल्कुल। जी बहुत बढ़िया सर। जी आज हमारी सर जो बात चल रही है, काफी समय से बात चल रही है और पता ही नहीं चल रहा समय का कि कैसे करके समय बीत रहा है। जी काफी जी समय हमें बात करते हुए हो गया और बहुत अच्छा मुझे लग रहा है सर आपसे बात करते हुए। और निश्चित रूप से स्टूडेंट को भी इससे बहुत अच्छा लग रहा होगा और सीखेंगे, बहुत कुछ सीखने की, बहुत कुछ इससे सीखेंगे इस जी पूरा हमारे डिस्कशन से। इसी क्रम में जी अब क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है, आपने भी हमें काफी समय दिया, उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद है ही आपको। तो मैं आपसे अंतिम सवाल पूछना चाहूंगा। फाइनल जी आप जी। मुझे बताइए सर कि सफलता का आपके मायने में मूल मंत्र क्या है? देखिए, सफलता का सबसे महत्वपूर्ण ये है कि सफलता का पैरामीटर पहले आपको क्लियर रखना है कि आप सक्सेस को किस पैरामीटर पे रखते हैं, है ना। बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ हर व्यक्ति सफल ही होता है। ये हम्म दूसरे का नजरिया हो सकता है। यदि आप ईमानदारी पूर्वक अपना कोई भी काम करिए, उस काम में आपको रिजल्ट कुछ भी आ सकता है, पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, कुछ भी हो, तो पहले सफलता आपको समझना होगा। अब बिल्कुल। रही बात सफलता की, मूल मंत्र दो चीजें बस बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगती हैं। पहली, निरंतरता। आप कोई भी काम शुरू करिए, रेगुलर रहिए, कंटिन्यूअस रहिए। जो विवेकानंद का एक सेंटेंस है ना, वो कोड वाक्य मैं जहां सोता हूँ उसको मैंने बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिख रखा है। मेरे मोबाइल के वॉलपेपर पे भी है। मोबाइल आपके अभी इसमें कैमरे में यूज हो रहा है, नहीं मैं आपको दिखाता भी, कि उठो जागो और तब तक चलो जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त ना हो जाओ। इसमें सिर्फ और सिर्फ निरंतरता की बात उन्होंने कही है कि आप यदि रेगुलर रहोगे ना, चाहे कछुए की रफ्तार से चलिए, आपको आपका लक्ष्य मिलेगा ही मिलेगा। तो मैं सिर्फ स्टूडेंट को सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, या कोई भी व्यक्ति है जो अपने जीवन में सफल बनना चाहता है, कोई एक चीज चुनो जो लगता है कि इसको लेकर के आप सेटिस्फाइड हो सकते हो, उसे आइडेंटिफाई करो। आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो, बहुत सारे टीचर हैं, बहुत सारे सेशन है जिनके माध्यम से आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। नहीं है, कई बार बच्चे मेरे पास आते हैं, तो आप जो है आइडेंटिफाई करो अपने टारगेट को और कंटिन्यूअस चलते रहो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है। दूसरा, शॉर्टकट नहीं है सफलता का। यदि आपको लगता है कि कोई चीज बहुत इजीली मिल जाएगी शॉर्टकट, जैसे कि अब आप देखिए, अभी हाल फिलहाल में इंडस्ट्री के अंदर ही देखिए, लोग का बहुत पैसा। अब राज कुंद्रा जी को देख लीजिए, बहुत चीजें चल रही है। देखो अभी तो मामला न्यायालय में है, लेकिन इसके बावजूद भी काफी चीजें हैं। या फिर विजय माल्या को देख लीजिए, ये ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं रही, पावर की कोई कमी नहीं रही। लेकिन यदि आपको लगे कि पैसे कमाने का कोई शॉर्टकट है, नॉलेज का कोई शॉर्टकट है, बड़े एग्जाम को क्रैक करने का कोई शॉर्टकट है, तो दो चीजें दिमाग में बैठा के रखना है। कोई शॉर्टकट नहीं है, यानी कि आपको पूरी दौड़ दौड़नी पड़ेगी, मैराथन में पूरा अंतिम चक्कर मारना पड़ेगा, तब तक आप बिल्कुल। सफल नहीं होंगे। और दूसरा, मैराथन का एक रूल होता है, यदि आप कहीं पर भी रुक गए, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आप चलते रहिए, पैदल चलते रहिए, आपको सांत्वना पुरस्कार मिल जाएगा। लेकिन आप कहीं बैठ गए, वहीं से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, वहीं से आप रुक जाएंगे। तो हमें ये पूरे मैराथन को, मैराथन का मतलब है जिंदगी का मैराथन। जिंदगी के मैराथन में एक पार्ट है आपका सिलेक्शन लेना, नौकरी पाना। नौकरी पाना एक बहुत छोटा सा पार्ट है हमारे जीवन का। हमारे जीवन का जो अल्टीमेट गोल है ना, वो सिर्फ इतना सा है कि हम दूसरों के काम आ जाए। अब कोई भी माध्यम हो सकता है काम आने के, कोई भी माध्यम हो सकता है जिस माध्यम से आप काम आ सकते हैं। बहुत सारे लोग इस समय कोविड के टाइम पीरियड पे लोग बहुत एक दूसरे के काम आए हैं। आप सफल है, आपका जीवन, कोई जरूरत नहीं है आपको कुछ भी करने की। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खर्च हो गए, खत्म हो गए इस पूरे टाइम पीरियड पे, कोविड में किसी के काम नहीं आए। तो हमारे जीवन का एक ही मात्र लक्ष्य है, वो है दूसरों के लिए काम आ जाना। और सफलता एक ही माध्यम से मिलेगी। सफलता
अब पैरामीटर अब सफलता का आप इसी से बना सकते हैं कि सफलता का मतलब है कि सफलता का मतलब यहाँ पे हो गया कि मैं जब किसी दूसरे के जीवन को सकारात्मक तौर पे प्रभावित कर पाऊं तो मैं सफल हो गया अपने जीवन में। ये पैरामीटर यदि आपने क्रिएट कर लिया और इसके बाद बस कंटिन्यूअस चलते रहिए, प्रयास करते रहिए। कितने लोगों का जीवन आप बदल सकते हैं, आप 1 का बदल सकते हैं, 2 का बदल सकते हैं, 10 का बदल सकते हैं, 100 का बदल सकते हैं, 1000 का बदल सकते हैं, लाखों का बदल सकते हैं। ये अब आपके ऊपर है, कितनों का बदल सकते हैं। ये जीवन आपका, जो दधीच का कॉन्सेप्ट है ना, दधीच ने अपना पूरा शरीर समर्पित कर दिया सिर्फ असुरों के विनाश को लेकर के। तो आपको ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठना है, और जब आप ये करना चालू कर देंगे ना, फिर प्रकृति आपको देगी बहुत कुछ। आपको सब कुछ मिलेगा, समाज में प्रतिष्ठा भी मिलेगी, सम्मान भी मिलेगा, आपको जो चाहिए। मतलब कामधेनु का जो एक कॉन्सेप्ट आता है ना कि जो मांगो वो मिल जाता है, आप खुद कामधेनु बन जाएंगे। बस आप देने की मंशा रखिए। जब आप लेने की मंशा रखते हैं ना कि बस मुझे मिले, मुझे मिलता जाए, मैं किसी को ना दूं, तो फिर इसके बाद वहां से आपका दिमाग संकुचित हो जाता है और ना तो आप समाज के लिए कुछ कर पाते और आप समाज के लिए घातक बन जाते हैं। आज के टाइम पे करप्शन को लेकर के आप देखिए, बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे मंत्री हैं, बहुत सारे लीडर हैं, क्या कमी है किसी के पास? पैसे की कमी तो हो ही नहीं सकती ना, इतने बड़े पदों पे जाके। इसके बावजूद भी जो पद लोलुपता है, भ्रष्टाचार है, करप्शन है, ये भी करने से बाज नहीं आते। क्यों? क्योंकि उनके पास देने की प्रवृत्ति नहीं है। यदि ये प्रवृत्ति पैदा हो गई तो फिर इसके बाद कोई चीज बचती ही नहीं है। तो छात्रों को मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही काम करना है। अपने जीवन में जो भी लक्ष्य आप आइडेंटिफाई करिए, जो भी टारगेट आइडेंटिफाई करिए, उसमें निरंतर रहिए तब तक जब तक आपको मिल नहीं जाता। समझ रहे हैं? और लक्ष्य सिर्फ एक ही है कि दूसरे के जीवन के हम काम आ सके। एक दूसरे के काम आ गए तो फिर कुछ होता ही नहीं है जीवन में। अब वो चाहे आप गवर्नमेंट जॉब बन के ले आइए, चाहे आप कुछ भी काम कर लीजिए, कोई ना कोई मीडियम आप क्रिएट कर लेंगे। जी वाह सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी बात आज आपने हमें सिखाई है, अपना समय आपने हमें दिया है, और स्टूडेंट तो इससे निश्चित रूप से बहुत लाभान्वित होने वाले हैं। इसी तरीके की हम आगे भी बातचीत करते रहेंगे और बहुत कुछ आपसे सीखते रहेंगे। बहुत कुछ आपसे यूट्यूब पर हम सीख ही रहे हैं और सीखते रहेंगे। इसी उम्मीद में हम आज के सेशन को यहीं पर खत्म करते हैं, और आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे भी हम इसी तरीके से सीखेंगे। थैंक यू सो मच सर।